अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने कहा था कि हम पार्ट को रोज़ अपलोड करेंगे, इसलिए पार्ट थर्ड के साथ हम हाजिर हैं फिर से। आई होप कि आपको थर्ड पार्ट भी पसंद आए और हमें भी साथ। चलें स्टार्ट लेते हैं। कम नहीं है ये अजियत के भी जिंदा हूँ, अब मेरे सर पर कोई और बला क्यों आए। एक मरतबा फिर हॉस्पिटल के सर से सफ़ेद कमरे में इसकी आंख खुली तो आंखों से आंसू फिर तवातर से बह निकले। वो क्यों थी इतनी ढीठ, क्यों मौत भी इसे कबूल नहीं करती थी। ये साथ में कोई शेर है, हमने पहले भी रीड किया तो गलती पढ़ हुआ, फिर वीडियो कट के। आंसू तो आतर से तकिए में जज़ब हुए हैं। चकोले खाते खाते वजूद को देखकर पीछे बैठे शख्स ने बेचैन होकर इसे पुकारा, मोजा मेरी बच्ची। इस पुकार पर मोजा पीछे मुड़ी थी। बड़े पापा। मोजा ने फूट फूट कर रोते पाशा इब्राहिम की गोद में मुंह छुपाया था। ऐसा क्यों किया मेरी बेटी ने। पाशा इब्राहिम ने इसके बालों में हाथ फेरा। पापा वो मैं, वो इसके आगे कुछ बोल ना पाई, ना कोई कभी बोल सकती थी। पाशा ने इसका सर से हिलाया। कोई नहीं है बच्ची, यहाँ पर कोई नहीं है, ना कोई आएगा, ना मैं किसी को तुम्हारे करीब आने दूंगा, ना तुम कहीं जाओगी। अपने बड़े पापा पर भरोसा है ना। पाशा ने इसकी कमर से हिलाई। इसने इनकी गोद में सर रखे इस बात में सर हिलाया। पापा, वो प्रिंसिपल ने कहा। मैंने बाबा के संदूक में वो पेपर। बड़े पापा, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं मर जाऊंगी। वो आ जाएगा, मैं मर जाऊंगी। वो हिचकियों से रो रही थी। अपनी तकलीफ अपनी अजीतें बयान करती आधमरी हो गई थी। अगर अपने बड़े पापा पर भरोसा है तो तसल्ली रखो, कोई नहीं आएगा। मैं अपनी बेटी को पूरी दुनिया की निगाहों से ओझल कर दूंगा। मेरी बच्ची तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। अब बस तुम अपनी बड़ी माँ रहाब के पास रहना, हम पढ़ाई भी अब घर बैठ कर ही करेंगे, ठीक है। पाशा ने इससे पूछा तो इसने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। बड़े पापा, कोई नहीं आएगा ना। इसने हरासा होकर हिन्नी जैसी सहमी निगाहों से इधर उधर देखा। नहीं, कोई नहीं आएगा, पाशा इब्राहिम ने पुरयकीन लहजे में कहा था। वो पेपर। वो उठकर बैठी और अपने बड़े पापा की आंखों में देखकर सवाल पूछा। पाशा इब्राहिम के जबड़े भींच के। वो तो मेरी गुड़िया ने फाड़ कर फेंक दिए, बल्कि चला दिए ना तो इनकी इतनी ही हैसियत थी। पाशा इब्राहिम ने इसे फिर अपनी शफकत भरे हिसार में लिया। वह इसका सर थपकता रहा। वो अब जल्दी ही पुरसुकून होकर सो गई थी। पर बरसों से सरहाब और पाशा ने अपनी सगी औलाद की तरह संभाला था। वो अब भी ज्यादातर वक्त इसी के साथ गुजारते रहे थे, मगर इस बात की किसी को कानो कान भनक भी नहीं पड़ने दी कि मोजा और समी खान कहाँ हैं। वो खुद कई हफ्ते कहाँ जाते हैं, ना ये किसी को पूछने की जरूरत थी। हकीकत पर भी माशरे की कुछ तलख तरीन हकाइक। खेल हवेली में जश्न का समा था। सालाना अर्स मुबारक अपने पूरे रूज पर था। दरगाह के जनान खाने की जानिब पूरे बलोचिस्तान से आई खवातीन का एक जमे गफीर इकट्ठा हुआ था, जो नूर पाक बीबी से दुआ लेने बहुत दूर दूर से आई हुई थी। वो हुजरे के बाहर बने तवीलो रीज बड़े बड़े मेहराब वाले बरामदे में एक छोटे से तख्त पर बैठी थी। तख्त पर जसदान के ऊपर कुरान शरीफ, तस्बीह, वज़ाइफ की कॉपियाँ, इसके पेन और तावीज़ात लिखकर देने के लिए सादा नोटबुक पड़ी थी। औरतों का ताना बंधा हुआ था और हर एक को नूर पाक बीबी की दुआ चाहिए थी। सफ़ेद पैरों तक फराक में, सफ़ेद चादर और सफ़ेद हिजाब में वो आसमान से उतरी कोई हूर ही लगती थी, जिसे ख़वातीन दूर दूर से देखने आती थी। हर साल अर्श पर ढेर सारे ख्वाजा सरा भी अर्श में शामिल होने और नूर पाक बीबी से दुआ लेने दूर दराज इलाकों से आते थे। इधर मर्दान खाने में एक अलग ही भीड़ थी और खेल हवेली के बेसमेंट में गैर मामूली हलचल। यहाँ नीचे हवेली में तबर्रुक के तौर पर तैयार किए गए बताशों, जिसे हम पताशे कहते हैं ना, वो उर्दू में बोला हुआ है, मखानों चीनी की मिठाई में ड्रग्स भर रहे थे, जो टारगेट करके ख़ास और अमीर नौजवानों को दिए जाने थे, ताकि वो यहाँ ये तबर्रुक लेने बार बार आएँ। जो पिछले साल इस अर्स में शामिल हुए थे, यहाँ के ही होकर रह गए थे और अब फ़कीरों के भेस में इसी दरबार पर टुन होकर पड़े रहते थे। ये काम बहुत खुफिया तौर पर सरअंजाम दिया जा रहा था। इंसानी खाल में छुपे भेड़िए मासूम और सादा लोग अवाम को अकीदे और मुस्लिक के नाम पर बुरी तरह बेवकूफ़ बना रहे थे। मज़ीद 5 साल बाद वो अपने ऑफिस में एक ज़रूरी फाइल में सर्दिए बैठा था जब SP अरहम हल्का सा दरवाज़ा नोक करके अंदर दाखिल हुआ। आहान माहिर खान ने सर उठाकर इसकी जानिब सवालिया निगाहों से देखा। चलो शुक्र है सारे बड़े बड़े हो गए। SP अरहम ने DIG आहान माहिर खान को सैल्यूट किया। यस SP अरहम, इस डेड बॉडी के बारे में कुछ पता चला? यस सर, फोरेंसिक के मुताबिक ड्रग्स की हैवी डोज से मौत हुई है। कई दिन का भूखा प्यासा था, खानदान का अता पता भी नहीं मिला। शायद जानबूझकर ऐसे शख्स को चुना गया है। SP अरहम ने तफसील बताई। किस चीज़ के लिए चुना गया? SP
डिटेल बताएं। इस सरीबला के माथे पर बल आए थे। सर, इसकी पॉकेट में से एक चिट बरामद हुई जिसमें साफ साफ आपका नाम लिखकर कोई पैगाम दिया गया है। अरहम ने झिझकते इसे बताया। अहान जो रिलैक्स होकर बैठा था अब सीधा हो गया था। दिखाओ मुझे। इसे तजस्सुस हुआ था जैसा इसका काम और ड्यूटी थी। यह धमकी भरे रुक के मिलना तो मामूली बात थी, मगर ये बात गैर मामूली इसलिए भी थी कि मरने वाले की लाश इंतहाई पुरअसरार तरीके से इंतहाई वीराने से मिली थी, बहुत खस्ता हालत पे। ना कोई शनाख्त हो पाई थी अब तक इनके वाली वारिस का पता चल सका। एसपी ने वो चिट अहान महर खान को थमाई थी और अहान जो वो चिट पढ़ता गया इसकी सब आंखों से शोले से लपकने लगे थे। वो चिट थाम कर फौरन बाहर निकला। सर खैरियत? एसपी ने पूछ ही लिया। मुझे ज़रूरी काम है, तुम देख लेना बाकी की फाइल। वो बोलकर जल्दी से अपनी जीप लिए थाने से निकला था। व्हाइट पैलेस में गैर मामूली खामोशी सी थी, मगर तभी सन्नाटे को चीरते एक गाड़ी की आवाज़ व्हाइट पैलेस के पोर्च में गूंजी थी, जिसमें से उतरकर वह मजबूत कदम उठाता अंदर की जाने बढ़ा था। आंखों में दहशत और वहशत ने बरसों से डेरे जमा रखे थे। बरसों की रियासत के बाद भी वो अब तक ना मंजिल पा सका था, ना इसे ढूंढ पाया था, और इस बात ने इसे मुर्दा दिल, इंतहाई बेरहम और सफाक बना दिया था। अब भी वो बेसमेंट में आया था। इस जलाद की बदौलत इतना तो फायदा हुआ ही था कि अब कोई शख्स झूठी गवाही देते हुए 1000 बार सोचता था। अगर कोई दे भी देता तो अगले दिन वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहता था कि इसके होंठ ही आपस में बड़ी बेरहमी से सी दिए जाते थे। कई बरस से वो मुस्कुराना भूल चुका था। साला साल वो महज एक एक्सिक्यूशनर था जो इसकी असलियत से नावाकिफियत रखते थे। वो भी इसे मुखातिब करते 100 बार सोचते थे, जबकि वो भी इसकी असलियत जान लेता वो कुछ और जानने के काबिल ही नहीं रहता था। अपनी कीमती मता को खो देने के बाद और बरसों से इसे ढूंढने की कोशिशों की नाकामी के बाद अगर इसकी रग रग में भरा था तो सिर्फ शिद्दत पसंदी, गम, गुस्सा, नफरत और इश्तियाल अंगेजी थी। अभी टॉर्चर सेल में इसका स्केलपल किसी कीड़े की तरह एक शख्स के जिस्म पर रेंग रहा था और इस शख्स की दहशतनाक चीखें इस टॉर्चर सेल में गूंज रही थी, जिससे सुन वो लहू छलकाती सॉरी आंखों से सुकून महसूस कर रहा था। तभी हान महर खान तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे उतरा था। अर्शन, इसने इसे पुकारा। वह खून से सने हाथ लिए पीछे मुड़ा। लहू रंग आंखों से मखसूस वहशत टपक रही थी। स्केलपल अपनी शर्ट से रुमाल निकाल कर साफ करते अर्शन ने हंकारा भरा। दुश्मन ने इसका पता भेजा है। इसका पता मिल गया अर्शन, मगर साथ चैलेंज भी दिया है कि अगर एक्सिक्यूशनर असल नस्ल के हैं तो इसे वहां से निकाल कर दिखाएं। आहान ने जबड़े पींच कर अपनी सबज काई जमी आंखों से इस चिट को घुरा था जहां इसका आता पता और डिटेल्स दर्ज थी। अर्शन महाबीर रफीस के चेहरे पर इस वक्त जो तासरात थे, इन्हें कोई आम इंसान देखता तो इसे मर जाता हो। गल मुक गई। राइट, तो दुनिया के कौन से कोठे, कौन से रेड लाइट एरिया में पहुंचाया इसे? वो बस स्केलपल अपने बाजू पर फेरता लापरवाही से बोला कि जो अल्फाज बोल रहा था इन्हें बर्दाश्त करने की हिम्मत खुद में पा सके, खुद को तकलीफ देकर इन्हें अल्फाज की तकलीफ कम कर सके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जानते हैं कि वो ऐसा करते तक एक्सिक्यूशनर्स इन कोठों रेड लाइट एरियाज को जलाकर इबरत के निशान बनाते हैं, इसे पताल में से भी ढूंढ लाते। अब की बार उन्होंने बहुत गहरी चाल चली है। आहन के बाद जैसे किसी खाई में से आई। अर्शद ने अपनी वहशत भरी निगाहों से पीछे मुड़कर इसके हाथों से वो चिट छीनी और जल्दी से इसे खोल कर देखा। वो अब तुम्हारी दिया नहीं है अर्शन, वो बस कोयटा की बड़ी दरगाह पीर शरीफ के 7 पर्दों में छुपी नूर पाक बीबी है, जिसकी शादी उन्होंने कुरान शरीफ से करवाई है, जो इनकी वो पीरनी है जिससे पूरे बलूचिस्तान की खवातीन बच्चे दम करवाने जाते हैं। इसकी इस तरह ब्रेन वॉशिंग की गई है कि अब वो इस जगह को, इस रुतबे को छोड़ने से पहले मरना पसंद करेगी। वो लोगों की निगाहों में वो मोतबर नूरानी हस्ती है जो दुनियावी चीज़ों की तलब और ख़ानदानी जबलत के तकाज़ों से पाक साफ है। इसीलिए वो अपना रुतबा छोड़कर इस पाक ओहदे को कभी दागदार और मैला नहीं होने देगी। आहान महर खान कनपट्टियाँ सहलाता वहीं सीढ़ियों पर बैठा था कि वह नूर पाक बीबी की तमाम डिटेल्स निकलवा कर इसका अता पता करवा कर इसके पास आया था। अर्शन चिट हाथ में था, मैं वहाँ से तेज़ी से निकला था। वॉट अर्शन, पागल मत बनो, अभी इस तक पहुँचना तकरीबन नामुमकिन है। वहाँ किसी मर्द की रसाई नामुमकिन है। बाकायदा प्लानिंग, भाड़ में गई प्लानिंग। आहान, मिलने जा रहा हूँ इसे। मेरे साथ दिया बनकर ना आई तो वही दफना कर नूर पाक बीबी का मज़ार तो ज़रूर बनाऊंगा। वो अपनी पूरी ताकत से धाड़ा था। खबीस हरामी, डूब मरो। एक छोकरी को तुम लोग काबू नहीं कर सकते तो डूब मरो, चूड़ियाँ पहन लो, कोठों पर जाकर बैठ जाओ। हशमत राव फ़ोन पर अपने खास आदमी अरशाद और शहजाद पर चलाया था और अपने मुंह से मलगूजात पकने लगा। सर बस कुछ दिन दे दें, इसके लिए मैंने खास बंदोबस्त कर दिया है। मैंने इटली से अपने भाई से मदद मांगी है, वो अपना खास आदमी भेज रहे हैं, बल्कि वो पहुंचने वाला होगा बस कुछ दिन, और इस छोकरी को हम काबू करके आपके कदमों में डाल देंगे। अरशाद मैंने बनाया, ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। एक मरतबा फिर दुश्मन हम पर बाजी लेकर जा रहा है, एक मरतबा फिर इन पर ज़मीन तंग करने का वक्त आन पहुंचा है। मुझे जल्द कोई अच्छी रिपोर्ट चाहिए, समझे? कुत्ते की तरह भौंक कर हशमत राव ने खटाक से फ़ोन
बंद कर दिया। सर कौन है वो, किसकी बात कर रहे थे आप? वो लड़की जो हम में से किसी के हाथ नहीं लगी, ऐसा वो कौन है जो इसे काबू कर लेगा? शहजाद ने तजस्सुस से पूछा। वो बरसों बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर पाँव रखेगा, जुर्म की दुनिया के बेदाश बादशाह। तितलियों से खेलना इसका महबूब मुश्किल है और इस छोकरी को वही काबू करेगा। वो दहशत है, दहशत, बेरहम सफाक कातिल जिसने 10 साल की उम्र में पहला खून किया। और जानते हो उसके हाथों मरने वाला पहला आदमी कौन था? कौन था बॉस? शहरोज को तजस्सुस हुआ। इसका अपना बाप। हाँ हाँ, मकरूहा कह के इस अपार्टमेंट में गूंजे थे। वो आए तो फालतू बकवास मत करना। अजीब पागल और सटका हुआ आदमी है, कोई बात बुरी लगे तो सीधा भेजा उड़ा देता है, समझे? अरशाद ने अपने चमचे को वार्न किया था। तभी गाड़ी की आवाज़ पर वो चौंके थे जिसकी दहशत पूरे एशिया के पुलिस पर छाई हुई थी। वो आज इस अपार्टमेंट में मौजूद था जहाँ वो स्याह डिनर सूट में स्याह सन ग्लासेस लगाए अंदर दाखिल हुआ तो माहौल पर अजीब दहशत सी तारी हो गई थी। अपार्टमेंट में जैसी गर्मी बढ़ गई थी इन बॉस चमचे के पसीने छूट गए। बोलो क्या काम है? इसने आते साथ ही बॉस के सामने टांग रखकर सनग्लासेस उतारे थे। चेहरे पर अजीब वहशत, रोब और दबदबे सा था कि बॉस को भी इसकी नीली सर्द बेतासर आंखों में देखकर झिरझिरी सी आई। बॉस ने जल्दी से प्रोजेक्टर ऑन किया जिस पर एक नाजुक सी सब्ज आंखों वाली लड़की की 10 सेकंड की वीडियो क्लिप चली, जो कि शायद तब बनाई गई थी जब वो किसी पब्लिक प्लेस पर किसी से बहस करी होगी। वीडियो क्लिप देखकर इसने आईब्रो झुकाकर अरशाद को देखा, जिसे कहना चाहता हो ये क्या मजाक था। अरशाद के गले में गुठली सी उभर के मधूम हुई। हमें ये लड़की चाहिए हर कीमत पर, इसीलिए हमने बाकायदा प्लानिंग। अरशाद अपनी जगह 2 फुट ऊपर उछला जब इसके सामने से टेबल हवा में उड़ती दीवार से जाकर टकराई और टुकड़े टुकड़े हुई। वट द, अगर तुम लोग दादा के रिश्तेदार ना होते तो अभी तुम्हारा दिमाग तुम्हारे भेजे से निकल कर दूर उड़ रहा होता। अभी अभी मैं इटली से यहाँ आया हूँ, इस चूंटी को पकड़ने, क्या मजाक है ये? वो धाड़ा था और अरशाद का गला दबोचा कि इसके चमचे भी बुखला गए और इस फलाद के पहाड़ को अपने बोझ से दूर हटाने की कोशिश की, मगर वो अपनी मर्जी के बगैर अपनी जगह से 1 इंच इधर उधर ना हिला था। इसने खुद ही अरशाद को परे पटका। अरे आईजी पंजाब की गर्दन उड़ा चुकी है ये, और तुम इसे चूंटी बोल रहे हो? मामूली लड़की नहीं है ये, कोई बात होगी तो तुम्हें बुलाया, नहीं तो हम खुद ना पकड़ लेते इसे। अरशाद खांसते इस वक्त को कोस रहा था जब इस खूंखार बिफरे सांड को यहाँ बुलाया था। एक तो इन बालिश भर की छोकरियों ने नाक में दम कर रखा था जो किसी सूरत काबू में आकर नहीं दे रही थी, ऊपर से ये पागल आदमी। वो अपना कोट छाटता सीधा और फिर पुरसुकून हुआ। शायद आईजी पंजाब के कत्ल का सुनकर इसे इस काम में दिलचस्पी होने लगी थी, तभी बोला, प्लान बताओ। वो फिर कुर्सी पर यूं पुरसुकून होकर बैठा जैसे अभी अभी कुछ हुआ ही ना हो। अरशाद ने इशारा किया। शहरोज अंदर से व्हीलचेयर घसीटता बाहर आया और उस व्हीलचेयर पर मौजूद इस शख्स को देखकर वो एक लम्हा को हैरान हुआ था, फिर वही बेतासर सर्द चेहरा। व्हीलचेयर पर मौजूद ये आदमी हूबहू तो हमारी शक्ल का है। इसका नाम दशाब इंसार है, इसलिए तुम अब से दशाब इंसार हो, और दशाब इंसार तुम्हें इसकी जगह लेनी है। कुछ दिन इस लड़की को फांसना है और हमारे पास लाना है। इस दौरान तुम लड़की के साथ जो मर्जी करो, हमें कोई इतराज नहीं, क्योंकि हमने भी इस छोकरी को पूरी दुनिया के सामने बेआबरू ही करना है और इसके खानदान का गुरूर खाक में मिलाना है। अरशाद ने खफीफ से लहजे में कहा था। लड़की का था पता। वो जो दशाब इंसार बनने जा रहा था, इसके सामने अरशाद ने एक तस्वीर और चिट रखी। बाजार में एक सब्ज आंखों वाली हसीन तरीन नाजुक अंदाज से लड़की थी, मगर इसमें ऐसी क्या खास बात थी कि वो इन सबके काबू नहीं आ रही थी। अभी सो कोल्ड दशाब इंसार की दिलचस्पी में इसमें बढ़ने लगी थी। फलसा माहर खान, वो जेर लब चिट पर लिखा वो नाम बड़बड़ाया। वेस्ट अफ्रीका के इलाके में साल समुंदर के करीब बिल्कुल स्यालबास में वो पुरस्कार सा शख्स रेनकोट पहने बहुत खामोशी से एक अपार्टमेंट की दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुआ था। स्याह हुडी में चेहरे पर स्याह रुमाल बंधा हुआ था। बाहर गिरजी चमक के साथ तूफानी बारिश हो रही थी। हर तरफ कैमरा और सीसीटीवी होने के बावजूद वो इत्मीनान से इस अपार्टमेंट के कॉरिडोर से होता सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया था। आज भी रात के 2 बजे से अपार्टमेंट में से तेज़ म्यूजिक, शैतानी मर्दाना कहके और कुछ नस्वानी दिलखराश चीखों की आवाज़ें आ रही थी। और ये आवाज़ें सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर बने कमरों में से तीसरे कमरे से आ रही थी। आने वाले ने अपने कानों में एयरपोर्ट लगा लिए थे ताकि इसे कोई चीख सुनाई ना दे। तभी टांग के एक ही धाड़ से दरवाज़ा खुला था। अंदर वो 2 हैवान नशे में धुत एक नाजुक सी जान को नोचने का शुगल फरमा रहे थे। ये इनका कोई चौथा या 5वां नया शिकार था, और शायद आखिरी भी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो दोनों हैवान दरवाजे की जानिब मुतवज्जा हुए। लड़की ने हरासा निगाहों से दरवाजे की जानिब देखा तो आने वाले ने लड़की को वहाँ से भाग जाने का इशारा किया था। वो स्याफाम पुरकशिश सी लड़की अपना बिखरा वजूद समेट कर वहाँ से भाग गई थी। एक कौन हो तुम? वो जो है तो पाकिस्तानी थे, मगर वो नासूर थे जो दूसरे ममालिक में मुसलमानों और पाकिस्तानियों का मकाम अपने खबीस माल से 2 कौड़ी का कर देते थे। आई एम अमन, आई हैव कम टू पुट एन एंड टू फितना।
मैं अमन हूँ, फितने का खात्मा करने आया हूँ। रुमाल के पीछे से रगों में खून मंजमित करती सर्द सी आवाज़ आई थी। वो दोनों खंजर-नुमा चाकू लिए इसकी जानिब लपके थे, मगर सेकंड्स लगे थे इन्हें ज़मीन बोस होते, और आने वाले ने सेकंड्स में अपने स्केलपल से मखसूस जगह से इनके सीने चाह करके इनकी धड़कनें बेटे धड़कते दिल अपने हाथ पर निकाल लिए थे। तो भाई अल्लाह क्या लिखते हैं ये लोग। ना ये मंजर मामूली था, ना इसे सरंजाम देने वाले। ये वो होनहार सजा थी जो वो दुनिया के हर दरिंदे को देना चाहता। वो जैसे इस अपार्टमेंट में आया था वैसे ही निकलता चला गया। कैमरों की आंख ने वो आधे घंटे की दौराने की रिकॉर्डिंग हनूस मामूल के मुताबिक की थी, मगर इस अपार्टमेंट में वो वर्ल्ड क्लास हैकर आया था जिसने इस रिकॉर्डिंग में से काफ़ी आसानी से खुद को गायब कर दिया था। 1 घंटे की ड्राइव के बाद वो स्याह हेवला अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक छोटा सा मेडिकल बॉक्स भी था जिसे इसने लाकर अपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। वो रेनकोट उतार अपने कमरे में गया और फ्रेश होकर बाहर आया। फिर अपार्टमेंट में बने अपने ओपन किचन में गया और अपने लिए कॉफ़ी फेंटने लगा। ओके गाइस, हमें बताइए कि आपको नावल फुल चाहिए या हाफ हाफ। अगर आपको फुल चाहिए तो हम फुल रीड कर दिया करेंगे। फिर कहते तन्हाई का शिकार वो बरसों से खुद को अजीयतें देने के जानबूझकर अपनों से दूर भाग रहा था। तभी तो जब खिज़र बेल्जियम आया तो वो वहाँ से भी भागा है, इसलिए कि वहाँ खिज़र से मिलने वाइट पैलेस से सब बातें रहते हैं और वो किसी का सामना ही नहीं करना चाहता था। तभी हल्की सी दस्तक के बाद इसका खास आदमी बाबर अंदर आया था। डॉक्टर साहब, वह पाकिस्तान से आ गया। बाबर ने इसे अच्छी नवीद सुनाई थी। बुलाओ इसे अंदर। अमन ने पहलू बदला। वो अंदर आया था। अमन ने एक नज़र सामने खड़े अपने आदमी को देखा। क्या रिपोर्ट है? वो तेज़ी से हाथ चलाता अपने काम की जानिब मुतवज्जा हुआ। सर, आज से 5 साल पहले कलाम के एक छोटे से शहर में मोज़ा अमन आर्यन पाशा नामी बच्ची रजिस्टर हुई थी। वो बोलकर खामोश हुआ था। अमन ने इसे एक नज़र देखा, फिर अमन के अंदर एक तूफान ने सर उठाया था। इसके बाद से इस सरनेम के साथ कोई भी बच्ची कहीं भी रजिस्टर नहीं हुई। मतलब मोज़ा नाम की तो सैकड़ों बच्चियाँ हैं मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में, मगर मोज़ा समी खान या मोज़ा अमन आर्यन पाशा कहीं नहीं मिले। हर साल ये चेकिंग होती है, मगर हर साल ही नाकामी होती है क्योंकि वो कहीं नहीं है वहाँ। बड़े साहब ने इन्हें जाने कहाँ छुपाया है कि लाख चाहने के बावजूद इनका कहीं अता पता नहीं मिल रहा। इसने सर झुका कर कहा था। ओके, जाओ तुम लोग यहाँ से, सरसराती सी आवाज़ में कहा गया था। वो दोनों वहाँ से निकल गए। अमन ने मग स्लीप पर रखकर अपने दोनों हाथ स्लीप पर जमा कर गहरे गहरे सांस भरे थे। फिर जहन में कुछ धमाका सा होने पर अपने कमरे में आया। वो अपना लैपटॉप खोलकर तेज़ी से कीपैड पर उंगलियां चलाई। वाइट पैलेस के तमाम मनाजर इसकी आंखों के सामने थे। सफ़ेद सर्द महल का चप्पा चप्पा इसकी आंखों के सामने था। वो नेक्सी भी जहाँ कुछ कभी खुशियाँ खिलखिलाती थी, वहाँ मौत का सा सन्नाटा जारी था। वो कहीं नहीं थी। अमन को सांस लेने में आज फिर दुश्वारी हुई थी। खिड़की आना है, हमेशा ही खड़ी लिखा हुआ है। खिड़की खोलकर गहरे गहरे सांस भरे, फिर वापस कमरे में आया और जानमाज बचाकर तहज्जुद अदा करने लगा। आज फिर रो कर इसने अल्लाह ताला से मांगा था जो इसकी सांसों की डोर में मोतियों की तरह परो दी गई थी। फिर अपने लिए माफ़ी मांगी, फिर अपनी आजमाइश पर खड़े उतरने की दुआ मांगी थी। माशरे के कुछ तलख तरीन मगर सच पर मबनी हक़ाइक़। आज बरसों के बाद बेसमेंट में वो सुपर 8 इकट्ठे हुए थे। पाशा इब्राहिम, सोहम खान और कबीर ने यहाँ के मीटिंग्स अटेंड करना बरसों पहले छोड़ दी थी, मगर अब कुछ तो ऐसा हुआ था कि वो अपने बच्चों के पास मौजूद थे। आज पाशा इब्राहिम, सोहम खान काफ़ी दिनों के बाद कहीं से वाइट पैलेस आए थे। हत्ता कि इनके साथ समी खान भी काफ़ी बरसों के बाद वाइट पैलेस आया था और हिसाब मूल पाशा इब्राहिम के दाएं तरफ बैठा था। 6 साल बेल्जियम में गुजारने के बाद अब शफा और आर्यन भी वाइट पैलेस में ही मौजूद थे, इसीलिए आर्यन भी इस मीटिंग का एक अहम हिस्सा था। आज काफ़ी अरसे के बाद समी खान को वाइट पैलेस में देखकर आर्यन को खुशगवार हैरत हुई थी। आज इस मीटिंग में 4 नीडर बेखौफ एक्सिक्यूशनर का इजाफा हुआ था जो इस मीटिंग में मौजूद थे। आहान, फलजा और अलीज़े सुकून से मगर कदरे पुरसोच से अंदाज में अपनी अपनी जगह पर बैठे थे, जबकि अर्शन, महाबीर, हफीज़ के अंग से बेचैनी बेकरारी छलक रही थी। वो लालंगारा आंखें लिए चेयर पर बैठा खामोखा मुनफक्कश लकड़ी की टेबल अपने नाखून से खर्च रहा था। पिंकी, मुन्नी और इनकी कुछ खास गिरदे भी मौजूद थी। महाबीर अपनी जगह से उठा था और प्रोजेक्टर ऑन किया। प्रोजेक्टर की रोशनी में एक खास मुकाम के मनाजर चल रहे थे। ये खेल हवेली है। हवेली नहीं, हर किस्म की जराइम का अड्डा है। दहशत गर्दी, कत्लो गारत, जिस्म फरोशी, शराब नोशी, मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स का, काले धंधों का बाजार गर्म कर रखा है उन्होंने बरसों से, और बड़ी खामोशी से ये बरसों की मेहनत का नतीजा है कि अब हम इन तक पहुंच पाए हैं। और वैसे भी कुछ घर के भेदियों ने अब तक इनको छुपने में मदद दे रखी थी, मगर अब इनका कट्ठा चिट्ठा हमारे सामने। इनके साथ देने वाला सैफ था जो अपने ख़ानदान के साथ एक अरसे से मंजर से गायब है। हमारे बहुत सारे राज दुश्मन के पास चले गए जिससे वो काफ़ी अरसे से फ़ायदा उठाते हमसे छुपा रहा, मगर ये अब
हमसे हरगिज़ नहीं छुप सकते। इस हवेली के मकीनों की जड़ें इस बादशाह से मिलती हैं जिसे हम बरसों पहले ख़त्म कर चुके थे। हमारे खिलाफ अब तक जितनी भी साजिशें हुई, जितनी भी दिया के गवाह से लेकर बच्चों पर कातलाना हमला करवाने तक, अमन का बर्बाद करने से लेकर अलीज़े को गोली लगने तक, हर साजिश यहीं से रचाई गई है। महाबीर हफीज़ संजीदगी से सबको तफसीलात से आगाह किए गया। वो सब सांस रोके से सुन रहे थे। ये खील हवेली से मुल्हका दरगाह है जहाँ हमारी दिया को उन्होंने कैद कर रखा है। कुरान से शादी करवा कर नौज़बिल्ला पीनी बनाकर यहाँ ड्रग्स का काला धंधा अरूज पर है। दरगाह में बांटे जाने वाले तबर्रक में ये ड्रग्स की मिलावट करते हैं और इसी को हथियार बनाकर, मतलब तबर्रक के नाम पर ये ड्रग्स बड़ी दीदा दलेरी से इधर उधर सप्लाई होती है और कोई पूछता ही नहीं। दरगाह की खासियत तो देखें, यहाँ पर किसी कोठे में अपना नया काम शुरू करने वाली तवाइफ सबसे पहले इसी दरगाह के अर्ज पर अपना रक्स पेश करती है और इन सो कॉल्ड रंगीन मजाज पीरों के सामने पहला रक्स पेश करने को वो दवा लेना समझ लेती है। ओह माय गॉड, मतलब क्या अजीब सा है, मजाक का खेस। चलो, ये पीर तो अपने काले धंधों की दुकान चमकाने के पीरी फकीरी का नाटक करते हैं, मगर यहाँ हम लोग आकर जहालत की कौन सी इंतहा पर खड़े हैं जो इनके इन शैतानी कामों को मोतबर समझते हैं। रब्बिश। महाबीर फिर सांस लेने को रुका। ये सब नाकाबिले यकीन था। तभी वो सब धुआं चेहरा लिए सब सुन रहे थे। अब आगे ईशान ने अपनी रिपोर्ट पेश करते प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर इन्हें कुछ मुकरुआ चेहरे दिखाए थे। ये खान शमशान खेल है, ये इनका साथ देने वाली ख्वाजा सहरा महारानी। ये महारानी भी हमसे नफरत करती है कि हमारी वजह से इसका जिस्म फरोशी का धंधा चौपट हो चुका था। इतने अरसे से जो ख्वाजा सहरों को जिंदा जला देने के वाक़यात पेश आ रहे थे, वो यही सर अंजाम देती रही है और ऐसे कि वाइट पैलेस की जानिब रुख करने वाले ख्वाजा सहरा को वो जिंदा जलाती रही है। ईशान अपनी बात मुकम्मल की। अब जबरान ने प्रोजेक्टर पर एक चेहरा दिखाया था। यह हशमत राव है जो खान शमशान खेल का दायां बाजू है। सियासत में होने की वजह से बड़ी आसानी से दुश्मन मुल्क के रॉ के ऑफिसर शेखर प्रताप को पाकिस्तान बुलाता रहा है। इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी होलनाक और जहालत से भरी पड़ी है, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो ये कि इसके इकलौते बेटे के यहाँ ऊपर नीचे मुर्दा औलादें पैदा हुई, फिर इसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जो खुशकिस्मती से जिंदा थी, मगर इसे बेहद पुरस्रार सांस की बीमारी थी कि बहुत अचानक इसका सांस बंद हो जाता था और वह बच्ची मौत के दहाने पर पहुँच जाती थी। तब इसने अपने सो कॉल्ड पीर खान शमशान खेल की कहने पर जहालत और तोहम परस्ती की इंतहा करते हुए हर साल गरीब मासूम बच्चियों की बलि देना शुरू कर दी। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम? ऐसा लग रहा है जैसे हिंदी मूवी देख रहे हैं, बॉलीवुड मूवी देख रहे हैं, मतलब कोई डार्क सी पिछले ज़माने की ऐसे सीन, मतलब जो डार्क मूवी होती है ना बॉलीवुड की, या मतलब बहुत पुरानी या हॉरर, उसमें होता है ये। अगर अब हशमत राव की पोती की उम्र लगभग 25 या 26 साल होगी तो इनका मतलब है इस जहाल शैतान 25 से 26 बच्चियों को कुर्बान करते मौत की नींद सुला चुका है। ये सब सुनते इन सब ने पहलू बदले थे। क्या जहालत थी, क्या जुल्म था, जुल्म की इंतहा या जहालत का नेक्स्ट लेवल। वो अब दम खुद ये सब सुनेंगे तो अब तक बरसों से हर साल एक खास मुकाम से एक मासूम बच्ची की लाश मिलती है, तो इन सब का जिम्मेदार वो ये जालिम फेरून है। हाँ ने पहलू बदला, बिल्कुल। इनके साथ ही जो बरसों पहले स्कूल में हुआ और वो प्रिंसिपल जलाल और वो उस्ताद की खाल में छुपा भेड़िया अली वजीर, इस हादसे के बाद से इस मुल्क से रुपोश हैं। एक और मेन साथी भी है इनका, शेर खान, जिसकी तस्वीर अभी हासिल नहीं हो सकी मगर वो जल्द ही हासिल कर ली जाएगी। अब हमें ये सोचना है कि इनको जड़ से उखाड़ कर कैसे फेंकना है। जबरान अपनी जगह पर बैठा था। पाशा इब्राहिम की भारी रोकदार आवाज़ आज बेसमेंट को काफ़ी अर्से के बाद सुनने को मिली थी। मेरे ख्याल में हमारा जो सबसे पहला और मेन टारगेट होना चाहिए वो दिया को वहाँ से निकालने का हो, क्योंकि इतने अरसे तो उन्होंने इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। अब जब उन्होंने खुद से ये पैगाम भेजा है कि इसे वहाँ से निकाल कर दिखाओ, तो मुझे खदशा है वो इसे कोई नुकसान ना पहुँचा दे। तो मेरा सबसे पहला ऑर्डर यही है कि दिया को वहाँ से निकालने में अपनी जान लगा दो। जैसे सबसे पहले उन्होंने दिया के ज़रिए हमें तोड़ा था, बिल्कुल वैसे ही दिया के ज़रिए पहली हार इनके मुकद्दर में लिख दो। इसके बाद होगा इनकी इबरतनाक सज़ा का आगाज़। पाशा इब्राहिम ने तेशो इश्ताल में चलते ही अल्फाज अदा किए थे। यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूँगा बड़े पापा। अर्शन जो धुआं चेहरा लिए बैठा था, पाशा इब्राहिम की जानिब आजिज़ी से देखा। जहाँ उन्होंने दिया को छुपा कर रखा है वहाँ दुनिया का वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी सिस्टम है। लेज़र, सीसीटीवी कैमरास, मीडिया, माइक्रोसॉफ्ट फिट किए गए हैं। ऐसे में दिया तक पहुंचना उन्होंने अपनी दानस्त में तकरीबन नामुमकिन बना दिया। इस सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ने के लिए हमें वर्ल्ड क्लास हैकर्स की ज़रूरत है जो कि अमन आर्यन पाशा है, और दुनिया के बेहतरीन माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो कि खिजर जबरान कबीर है। अर्शन बोलकर खामोश हुआ था। बेसमेंट में पिन ड्रॉप साइलेंस आ गई थी। सबकी निगाहें बेख्तियारी पाशा इब्राहिम की जानिब उठ की थी, जबकि अलीज़ा ने बुरी तरह पहलू बदला था। जो मर्जी करो, मगर मुझे दिया, अर्शन, महाबीर अगले कुछ दिनों में
दुश्मन के चंगुल से बाजियाब यहाँ व्हाइट पैलेस में चाहिए। मीटिंग बर्खास्त की जाती है। पाशा इब्राहिम अपनी जगह से उठा था। वो सब उठकर खड़े हुए। पाशा, सोहम खान और कबीर वहां से निकले थे। अर्शद ने सूखा सांस लिया था। मतलब कि घुमा कर आकर ही सही बड़े पापा ने इसे यहाँ आने की इजाज़त दे ही दी। बरसों बाद आर्यन और समी खान सुकून से खुलकर मुस्कुराए थे। छोटे पापा, अब भी आप इस नालायक का पता बता देंगे? अब भी नखरे करने हैं आपने? आहान ने आर्यन को प्यार भरी घुड़ी से नवाजा तो वो फीका सा मुस्कुरा दिया। वो नहीं आएगा आहान, बहुत मुश्किल है, वो शायद ना आए। आर्यन फिर अफसुरता हुआ था। हम खुद इसे लेने जाने वाले हैं छोटे पापा, आप फिक्र ना करें। वो क्या, इसका तो बाप भी आएगा। फलसा जल्दी जल्दी में बोल गई। उप्स, सॉरी। फलसा ने कहा तो आज काफ़ी अर्से बाद आर्यन खुलकर हंसा था। ओके चलो मेरे साथ। वो सब जाने लगे मगर रीजे को तो जैसे सांप सूंघ गया था। फलसा ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बिछाई। हेलो मैडम, बेल्जियम तो नहीं पहुंच गई ख्यालों में? फलसा ने इसे छेड़ा। वो पाँव पटकती उठी थी और वहां से गायब ही हो गई। फलसा ने बामुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की थी। आहान और अर्शन 3 दिन लगाकर वेस्ट अफ्रीका पहुंचे थे। जंग का पहला असूल यही होता है कि अपने सिपाही और अपने खास हथियार इकट्ठे किए जाते हैं। दुश्मन का सर कुचलने के लिए पूरी तैयारी और पूरी ताकत से हमला किया जाता है ताकि वो दोबारा अपना बागी सर ना उठा सके। आर्या ने इन्हें इसका एड्रेस दिया था जो जुनूनी खुद से ही इंतकाम लेने के चक्कर में नगर नगर की खाक छानता फिर रहा था। वो इस इलाके में पहुंच चुके थे जहाँ के मशहूर अस्पताल में वो जनरल सर्जन और स्पाइन सर्जन की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। अजीब पासमंदा सा इलाका था, वेस्ट अफ्रीका यानी दुनिया का आखिरी कोना। आहान ने अर्शन की जानिब देखा। दोनों मगरूर सी चाल चल रहे थे और वहाँ की हर निगाह इस खूबरू मर्दाना वजाहत के शाहकार मजबूत मर्दों पर आकर ठहर से रही थी। हबशी मर्दों ख़वातीन बड़े शौक से इन्हें देख रहे थे। वो सबको नज़रअंदाज करते एक बड़े से हॉस्पिटल में दाखिल होते चले गए। इन्हें मालूम था कि इन्हें कहाँ जाना है। वो एक कैबिन के सामने आकर रुके थे। अर्शन ने हान की जानिब बियास का इशारा किया। वो दोनों जी कड़ा करके अंदर दाखिल हो गए। वो सफ़ेद ओवरऑल पहने, गले में स्टेथोस्कोप लटकाए मशहूर ज़माना जनरल सर्जन जो शानदार मगर सोगवार सा एक फाइल पर झुका था। डोर खुलने की आहट पर सामने देखा तो अपनी जगह साकित होकर रह गया। साल बीत गए थे अपनी माजी अपने असल से भागते मगर एक्सिक्यूशनर ने इसे ढूंढ ही निकाला। अमन, अर्शन के लबों से इसका नाम बरामद हुआ। आप लोग यहाँ क्यों आए भाई? जाइए यहाँ से। वो धुआं चेहरा लिए बोला था। चेहरे से उठकर इनकी जानिब से पीठ मोड़कर खिड़की पर खड़ा हो गया और वो जो इसे सीने में पींच लेना चाहते थे अपना सा मुंह लेकर रह गए। अमन, हमें ज़रूरत है तुम्हारी इस मुल्क को। आर्यन पापा और शफा मम्मा को, व्हाइट पैलेस को ज़रूरत है तुम्हारी। एक बहुत अहम मिशन आन पड़ा है यार हमें एक वर्ल्ड क्लास हैकर की ज़रूरत है और वो तुम हो। डैम इट, समझने की कोशिश करो। अर्शद ने पेंट की पॉकेटों में हाथ डाले संजीदगी से कहा था मगर वो जानता था इसने सामने वाले के तार जिस्म के तमाम बखियों ढेर डाले हैं। मेरा व्हाइट पैलेस से कोई ताल्लुक नहीं, अमन ने सर बेलचक लहजे में कहा। तो व्हाइट पैलेस की पल पल की क्यों खबर रखते हो मनारियन पाशा? इनकार तो करना ही मत। अपना लैपटॉप खोल कर दिखाओ नहीं तो। अर्शन आज इसके साथ कोई नरमी नहीं बरतना चाहता था मगर इनकी मौजूदगी और इनके अल्फाज से अमन के जिस्म का सारा लहू निचट कर इसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था जैसे बरसों पहले छोड़ा मैंने वो। अब मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं। चाहिए आप लोग यहाँ से। अमन अब भी ठंडे लहजे में बोला था। एक एक्सिक्यूशनर हो कुछ भी कर सकता है मगर इतना बुज़दिल नहीं हो सकता कि अपने डर का, अपने गुनाहों का सामना करने के बजाय ये दुनिया के किसी कोने में मुँह छुपा कर बैठ जाए। अर्शद ने दांत पीस कर कहा था। वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ रहा था। और एक एक्सिक्यूशनर सब कुछ हो सकता है मगर एक रेपिस्ट नहीं हो सकता। इसलिए मैं एक्सिक्यूशनर नहीं, एक रेपिस्ट हूँ। चले जाए यहाँ से, अकेला छोड़ दे मुझे। वो धाड़ा था और टेबल की तमाम चीज़ें ज़मीन बोझ की थी। एक तो चीज़ों का क्या कसूर है ये नहीं हमें समझ आता। अमन, तुम कब समझोगी? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। वो सब आने से सीने से लगाना चाहा। इसकी अज़ियत, दुख, दर्द, खुद कर जीना, दरगरू हालत, जख्मी रूह कौन ही समझता था इनमें से? वो सब कसूर नहीं था, मेरा गुनाह था। और बाज़ गुनाहों की माफ़ी नहीं हुआ करती। वो भुगतने पड़ते हैं आपको आखिरी सांस तक और मरने के बाद। वो खुद से कितनी नफरत करता था खुद भी नहीं जानता था। अमन, जज़ा ट्रस्ट तुमने इसी के नाम से बनाया है ना? अर्शद ने इत्मीनान से पेपरवेट घुमाते एक मरतबा फिर इस पर पेट्रोल फेंका। इसने लाल अंगारा जख्मी सी निगाह आहान पर डाली और अपने लब काटने लगा। मैं नहीं जानता आप लोगों को, मुझे कहीं नहीं जाना, आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। वो चिल्लाया था और अपना सामान कांपते हाथों से समेट कर बाहर जाने लगा। सुना है बरसों से तुम अपने जल्लादों वाले तरीके से किसी को ढूंढ रहे हो मनारियन पाशा। अगर मैं कहूँ कि मेरे हाथ में इस जज़ा का एड्रेस मौजूद है
तब भी तुम हमें पहचानने से इनकार करोगे? अर्शन ने दारचीनी चबाते इत्मीनान से कहा था, जबकि अमन अपनी जगह पर पत्थर का बन चुका था। फिर रहान इसे दिया के मुतल्लिक सब बताता चला गया, अपने मिशन के बारे में, अपने दुश्मनों के बारे में, ये भी कि यही वो लोग हैं जो अमन आर्यन पाशा की बर्बादी के जिम्मेदार है, क्योंकि वो प्रिंसिपल और वो टीचर तो महज सब मोहरे थे, जबकि असर खैर तो ये लोग तो जो इनकी जिंदगियों से खेल गए हैं। और वो सुनता गया खामोशी से, संजीदगी से। अब हमारे साथ चलना है कि नहीं? वैसे भी वहाँ चलोगे तो इसे संभाल पाओगे जो अब तक तकरीबन नीम पागल हो चुकी है। अर्शनी से फिर घूरा था। इस सब के बाद अमन आर्यन पाशा के पास इनकार की गुंजाइश मौजूद ही कहाँ थी। आहान और अर्शन वहाँ से निकले थे तो वो चुपचाप इनके पीछे हो लिया था। वो अपने लैपटॉप के सामने बैठा था जब एक ज़रूरी मेल आई थी। खीजर गहरा मुस्कुराया था। वापस लौटने को बोला गया था। MBBS तो मुकम्मल कर ही चुका था। वापस जाकर मजीद तलीम के साथ प्रैक्टिस जारी करनी थी, मगर वापस लौटने से पहले इसे एक तस्वीर और अता पता भी भेजा गया था जिसे जहन्नम हासिल करके ही लौटना था इसे। अभी वापस लौटने की तैयारी भी तो करनी थी, सो जल्दी से भेजे गए पत्ते पर रवाना हुआ था। बेल्जियम के एक मशहूर क्लब में यूँ महसूस होता था जैसे कि इस क्लब को उठाकर किसी ने ऊँधा किया था। अब वो क्लब में इन जहन्नमियों को जहन्नम हासिल करके खून से सनी हथौड़ी लिए, ब्लैक पैंट ब्लैक हुडी में, मुंह पर ब्लैक रुमाल बांधे, क्लब के बेसमेंट में लाउंज के बीचों बीच इत्मीनान से खड़ा था। इतने में मजीद गुंडे चूंटियों की सूरत नींग कर इस मुकाम पर पहुंचे थे और इस पर चारों जानिब से घेरा तंग कर लिया था। वह मुंह से खबासे टपकाता अब अपने गुंडों की भीड़ में बुसलों की तरह शैतानी मुस्कुराहट लिए इसके सामने आया था जिस हुडी वाले का मेन टारगेट था। लो जी, ये सुपर हीरो थोड़ी लिए हम जैसों का सफाया करने यहाँ भी आन धमका। खुद को सुपर हीरो थोड़ समझते हो क्या? वह तंजिया लहजे में खबासत से बोला, नहीं, बचपन से ही निंजा हथौड़ी कहते हैं मुझे। काले पुरस्कार रुमाल के पीछे से इत्मीनान भरी आवाज़ आई और वो इस पर पल पड़े थे, मगर वो बिजली की सी तेज़ी से इनके हाथों से चिकनी मछली की तरह फिसल चुका था। कुछ ही देर में वो अपने टारगेट को भी मौत की नींद सुला चुका था और अब इस क्लब से तेज़ी से बाहर निकला था। मम्मा, वो चीख मारती लाउंज में दाखिल हुई और सारा के गले में झूल गई थी। बरसों बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर पाँव रखा था, बल्कि हशमत राव बजाते खुद इसे लंदन से लेने गए थे और अपने पास वापस लेकर आए थे। मेरी बच्ची, सारा ने चट इसका मुँह चूम डाला। मम्मा, ये राव मैंशन इतना क्यों सजा हुआ है? क्या हो रहा है यहाँ? कोई फंक्शन है क्या? असावरी शाह ने तजस्सुस से दुल्हन की तरह आर्टिफिशियल प्लस कुदरती फूलों और लाइटनिंग से दुल्हन की तरह सजे राव मैंशन को हैरत तो इस्तजाब से देखा। हाँ बेटा, तुम्हारे दादू ने तुम्हारी शादी तय कर दी है और ये तैयारी इसी खुशी में की गई है। सारा ने बेटी के सर पर बम फोड़ा। ये क्या कह रही हैं आप मम्मा? असावरी के पैरों तले से ज़मीन सरकी थी। ठीक कह रही हूँ बेटा, इनके दोस्त हैं खान शमशान खेल, इनके छोटे बेटे से शादी है तुम्हारी, वो भी आज से ठीक 1 हफ्ते बाद। सारा ने कह दिया। वो अपनी जगह साकत तो जामत सी रह गई। वो जो चिड़िया की तरह चहचहाती आई थी, अब डिनर के टेबल पर सबने ही गैर मामूली खामोशी महसूस की थी। ये असावरी शाह की खामोशी थी या किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी, कुछ समझ ना आई। नूर, अब मेरे पास आओ। अभी के अभी वो भाग रही थी, मुसलसल भाग रही थी और वो हमेशा की तरह इसका ताक़ुब कर रहा था। आज तो भागते भागते इसके बहुत करीब चलाया था। नूर, वो चलाया और पीछे से आकर इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो हल्के बल चलाई थी। नूर पाक एक हल्की सी चीख मारकर इस भयानक ख्वाब से बेदार हुई थी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। वो मुसलसल पड़ेगी। हो भी तो फजर का वक्त रहा था और फिर ऐसा ख्वाब जब वो कम वक्त इसकी जान को आ गया था। वो खुद बड़ी हुई थी, मगर ख्वाब में वही छोटी बच्ची थी जो मुसलसल इसके दस्तरत से भागती रही और वो पागलों की तरह इसे पुकारता इसके पीछे भागता रहा। एक सफ़ेद महल नुमा घर में भी वो अक्सर ख्वाब में घूमती रहती थी, जिसमें काफ़ी सारे लोग होते थे, मगर सबसे ज़्यादा वो दिखाई देता जिसके पीछे भागता था। नूर पाक ने उठकर कांपते हाथों से पानी पिया था। ज़िंदगी में दूसरी कोई परेशानी नहीं थी, बस ये ख्वाब आना अगर बंद हो जाते। वो हेवला इसका पीछा करना बंद कर देता। वो अज़ान होने तक आयतुल कुर्सी का वेट करती रही थी, फिर यूं ही सच छटक कर वज़ू करने चलती। रात के तकरीबन 10 बजे थे। घर में काफ़ी गहरी खामोशी थी। आयशा अपने कमरे से बाहर निकली थी। वो बहुत बेचैन थी और दशाब को देखने स्टोर रूम में जा रही थी। इससे लगा था वो इतने सालों में इलाज से ठीक हो जाएगा, मगर जाने क्यों दिन ब दिन इसकी तबीयत बिगड़ रही थी। अब तो इसकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि आयशा के मम्मा पापा ने इसे स्टोर रूम में रखा हुआ था। आयशा ने काफ़ी एहतजाज किया, मगर उन्होंने इसकी एक ना सुनी थी। वो दबे कदमों बाहर निकली थी। स्टोर रूम जाते वक्त पहले इसके मामा बाबा का कमरा ही आता था, जिसे इसने क्रॉस करके फिर आगे जाना था। वो दबे कदमों वहाँ से गुजर जाना चाहती थी, जब कमरे की खिड़की के करीब से गुजरते अपने बाबा का अजीब और
और मामूली लहजा सुनकर कदम वही ठिठक कर जम गए थे। बरसों पहले इस इंसार खान की प्रॉपर्टी के लिए मैंने इसे और इसकी बीवी को मौत की नींद सुला दिया। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था, मगर मैंने बिजनेस के लिए पैसे मांग लिए तो अकड़ गया। क्या हुआ जो दे देता पैसे? क्या हुआ जब मुझसे 2-3 बार पैसे डूब के? मगर नहीं, वो तो अपने आप को बिजनेस में 30 मार खान समझने लगा था। फिर मैंने ही इन दोनों मियाँ बीवी को जहर देकर मार डाला, मगर इत्तेफाक से इसका वो बेटा दशाब बच गया। ये भी मेरे लिए अच्छा ही हुआ कि इस इंसान ने सारी प्रॉपर्टी दिशाब के नाम लगा रखी थी। खुद तो जहन्नम वासिल हो गया, मगर फिर भी अपनी वसीयत से मुझे जी जान से जला गया। वसीयत में था कि 28 साल का होने से पहले वो ये प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। शेर खान की फंकारती आवाज़ कमरे में गूंजी थी और नसीमा पहलू बदल कर रह गई। जनाब, ज़रूरत के वक्त बीवी की अक्ल भी काम आ ही जाती है। तब हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा ये दशाब इंसार खान था, जो अगर जवान हो जाता और हमारे हाथ से निकल जाता तब हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती। फिर मैंने ही मशवरा दिया इसे आहिस्ता आहिस्ता पागल बनाने का। हम मुख्तलिफ अद्वियात से इसे पागल करते रहे। अच्छा, जब इन्हें पता होता है विलन को, एक बात की हमें कभी ज़िंदगी में समझ नहीं आई, जब इन्हें पता होता है विलन को कि कोई सुन रहा है, नहीं सुनने वाली नहीं, मतलब कि हमने गुनाह किया है, मतलब ये काम गलत काम किए हैं, फिर भी एक दूसरे को क्यों बताते हैं? कोई भी सुन सकता है, फिर भी बोलते रहते हैं आपस में। हमें समझ नहीं आती, क्या ये सुनाने के लिए बोलते हैं? हम मुख्तलिफ अद्वियात से इसे पागल करते रहे। 28 साल से पहले तो इसे मार ही नहीं सकते थे, तब अब तक जिंदा है कमबख्त पागल। पता नहीं आपकी बेटी पर कौन सी हमदर्दी का भूत सवार है जिसकी जान ही नहीं छोड़ती। नसीमा ने झिंझला कर कहा था, मेरी बेटी बहुत ही नरम दिल और सास है, इसलिए इसे इस दिशाब से हमदर्दी है। इसी की फिक्र और हमदर्दी की बदौलत ही तो आज तक शक नहीं हुआ किसी को हम पर। शेर खान ने फ़ख्र से कहा था। नसीमा बेगम कुछ सोच में पड़ गई थी। अब 1 हफ्ते के बाद वो पागल 28 का होने वाला है। हम इस पर से पेपर्स पर अंगूठा लेंगे और बाद में वो मरेगा। फिर तो आयशा काफ़ी हंगामा करेगी, सदमे से कुछ हो ही ना जाए मेरी हसास दिल बच्ची को। नसीमा बेगम को अलग ही फिक्र लाक थी। अपनी बच्ची के लिए इतनी फिक्र, और इन कसाईयों को दूसरों के बच्चे को जो ज़िबा करने की बातें कर रहे थे, इनसे दिल ना दहला। क्या ख्याल है इसे कहीं भेज ना दे? शेर खान ने नसीमा बेगम की जानिब देखा, किसी को शक ना हो जाए आयशा के जाने से। नसीमा बेगम एक और पॉइंट सेरे गोल लाई। हाँ ये तो है। शेर खान की सोचती सी आवाज़ उभरी। वो मजीद सुन ना पाई, इससे ज़्यादा कुछ सुन भी नहीं सकती थी। अपने ही माँ बाप का इतना भयानक और होलनाक रूप देखने से पहले वो मर क्यों नहीं गई थी? अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर सख्ती से रखती भागकर वो वापस अपने कमरे में आकर बंद हुई थी। कान यूँ साई साई कर रहे थे जैसे कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेला गया था। वो खौफ के हमारे कंप्यूटर में चुप गई थी। तो यह हकीकत थी आयशा शेर खान की कि वो तो दरिंदा सिर्फ हैवानों की औलाद थी, इस बाप की बेटी जिसने दौलत की लालच की खातर अपने सगे भाई भाभी को मौत के घाट उतार दिया, अपने सगे खून को पागल बनाकर अब यूँ हकारत से पागल पागल बो रहे थे जैसे इसमें इसका कसूर है। वो इनका अतल एहसान फरामोश बेश दरिंदा सिर्फ लोगों की औलाद नहीं हो सकती थी। यही अरमान खाए चले जा रहा था। वो बिलक बिलक कर हुई थी, मगर कुछ याद आने पर झटके से उठ बैठी। वो लोग बोल रहे थे कि हफ्ते के बाद 28 का होने पर दशाब का खून करने वाले हैं, इसकी प्रॉपर्टी हजम करने वाले हैं। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मुझे दशाब को बचाना होगा किसी भी कीमत पर, कुछ भी करके। मुझे बुज़दिली नहीं दिखानी, मुझे हिम्मत करनी होगी। क्या करूँ? वो बेड से नीचे उतर कर रोती हुई अब इधर उधर चक्कर लगा रही थी। पुलिस कौन इतबार करेगा मेरा? ना कोई सबूत ना गवाह। परसों बीत के चाचा चाची को फौत हुए, और इस बात का भी क्या सबूत है कि ये लोग दशाब को पागल बनाते रहे हैं? उल्टा ये जान जाएंगे कि मैं सब जान गई हूँ, तो मुझे कैद करके बासानी अपना काम सर अंजाम दे सकते हैं। पहले नावल में पहली हीरोइन ने कुछ अकल की बात कही है, वरना हर नावल में ऐसे उठ के मामा पापा आपने ऐसा किया, फिर वो माँ बाप उठ के उसको कमरे में बंद कर देते हैं। चल मेरे भाई गालिब मौके। नहीं, वो खुद ही अपना आइडिया रद्द कर गई। तो फिर सोच के दिमाग माउफ होने लगा, मगर उलझन को सुलझाने का सिरा हाथ न लगा पाया। फलजा एकदम जहन में झमाका हुआ था। 4-5 साल से इससे राब्ता ना था। वो कितनी अच्छी दोस्त थी आयशा और दिशाब की, इसका इस कदर ख्याल रखती थी। दिशाब इससे काफ़ी मानूस हो गया था, मगर फिर वो ये पता नहीं क्या, आई थिंक चली गई। दिशाब इसे अक्सर काफ़ी मिस करता था। फिर वो शायद बैरून मुल्क चली गई थी। आयशा को याद था, वो अक्सर आयशा से कहा करती थी कि वो अपने पापा की तरह ISI एजेंट बनेगी। बहादुर और निडर तो शुरू से ही थी। हाँ, मुझे इसकी हेल्प लेनी चाहिए, इसके पापा वैसे भी इतने बड़े ऑफिसर हैं, वो मेरी मदद करेगी। फिल्जा के अलावा तो कोई मुझ पर एतबार तक ना करेगा। आयशा इसकी एक बहुत ख़ास दोस्त थी, इसलिए सिर्फ इसे ही इसने अपने पास मौजूद अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ था। आयशा ने फिल्जा के इसरार पर वादा किया था कि वो ये नंबर किसी को नहीं देगी, और वाकई इसने किसी को भी नहीं दिया था। वो जल्दी से अपनी बुक्स रेक्स में मौजूद ड्रास तक आई थी। इन्हें जल्दी से उलट पलट कर देखा, आई थिंक डायरीज तक। वो नंबर इसने अपनी पुरानी डायरी में बहुत
छुपा कर संभाल कर रखा था। कुछ ही देर की कोशिश के बाद डायरी इसके हाथ में थी। इसने भागकर दरवाज़ा अच्छे से लॉक किया और कांपते हाथों से वो नंबर डायल किया। नंबर रिसीव नहीं किया जा रहा था, मगर वह मुसलसल कोशिश करती रही। फिर एक बेल ऐसी थी जिस पर नंबर रिसीव कर लिया गया। हेलो, फलसा की मधुर सुरीली आवाज़ सुनाई दी तो वो इस पर रो पड़ी। हेलो, कौन है इधर? फलसा भी इधर हैरान हुई थी। फलसा वो इतने ही बोल पाई थी। आयशा, इट्स यू। क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? अंकल आंटी कहाँ हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या? तुम ठीक तो हो? दिशाब तो ठीक है ना? क्या हुआ? इधर भी घबराहट में कई सवाल एक साथ पूछे गए थे। फिलजा, इसी पार्क में कल दिन में मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अगर मेरी प्रॉब्लम सुनना चाहती हो तो ज़रूर आना, मैं वेट करूंगी। अभी फ़ोन पर कुछ नहीं बता सकती। आयशा ने सिसकियों के दौरान इसे धीमी आवाज़ में बताया और जल्दी से फ़ोन रखकर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। हिम्मत की और अब बेड पर लेट कर सोने की कोशिश करने लगी। वो जानती थी कल फिलजा ज़रूर और हर कीमत पर वहाँ आएगी। बरसों बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर पाँव रखे थे। अमन को काफ़ी अजीब भी लग रहा था, मगर एयरपोर्ट से निकलते हुए वह खामोश ही रहा। ब्लैक वाइट इम्तियाज़ के टू पीस में ऊंचे लंबे सर कामत के साथ माथे पर स्याह बाल बिखराए वो ज़रूरत से ज़्यादा ही सोबर, हैंडसम और खूबरू लग रहा था। चमकते चेहरे की पाकीज़गी भरी चमक में इतनी कशिश थी कि देखने वाले निगाह हटा नहीं पा रहे थे। इसके बिल्कुल पीछे बाबर इसका लगेज घसीटता चला आ रहा था। वो एयरपोर्ट से बाहर निकलकर अपनी गाड़ियों की जाने बढ़े थे। अर्शन और अहान गाड़ी तक गए और इसके डोर खोले, मगर अमन चंद कदम के फासले पर पैंट की पॉकेट में हाथ डाले इत्मीनान से इधर ही खड़ा रहा। अर्शन ने ही पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ अमन? चलो। आई एम सॉरी भाई, मैं आपके कहने पर यहाँ आ तो गया हूँ, मगर व्हाइट पैलेस अभी नहीं आऊँगा, मुझे कुछ वक्त चाहिए, अमन ने संजीदगी से कहा था। लेकिन अहान ने कुछ कहना चाहा। इट्स ओके अहान, रहने दो, इसे वाकई कुछ वक्त चाहिए होगा, मगर तुम रहोगे कहाँ? अर्शन ने अहान को रोककर अमन की जानिब सवालिया निगाहों से देखा। मैं जज़ार ट्रस्ट में अपने अपार्टमेंट में रहूँगा, अभी मेरा ड्राइवर आता ही होगा। इसने निगाहें चुराते अपने फ़ोन में कुछ नादीदा चीज़ ढूंढते कहा। हमें कुछ अर्सा पहले ही पता चला, जब जज़ार ट्रस्ट हॉस्पिटल के चर्चे पूरे पाकिस्तान में दूर दराज इलाकों तक फैल गए। 6 साल पहले वो कायम हुआ। ये तुम्हारी एफर्ट थी कि सर्जन बनने से पहले सिर्फ MBBS की तालीम के दौरान ही तुमने इसकी बुनियाद रखवाई। वहाँ इन तमाम लड़कियों की फिजिकली और मेंटली ट्रीटमेंट सर्जरीज देखभाल की जाती हैं जो रेप विक्टिम है या किसी भी किस्म के मजालिम का शिकार हों। हत्ता किसी हॉस्पिटल में बने अपार्टमेंट्स में वो रहती हैं, खुलकर जीती हैं, तलीम हासिल करती हैं। इनकी हर तरह की तरबियत की जाती है और इनमें बच्चे बच्चियां भी शामिल हैं। ख्वाजा सरा भी। इन टीनेज लड़कों के लिए भी एक डिपार्टमेंट है जो ड्रग्स या इस किस्म के गलत रास्तों पर चल निकले हैं और सुधरना चाहते हैं। इनके लिए काउंसलिंग, इस्लामी तालीमात के साथ हेल्दी योगा, वर्जिश पॉजिटिव हेल्थ ट्रीटमेंट, हाफसान सेहत के असूलों के मुताबिक इन्हें ट्रीट किया जाता है। ये सब बहुत बहुत इंस्पायरिंग है अमन, हम विज़िट करके आए थे और हमें तुम पर नाज है। अर्शन ने आज खुलकर इससे सराहा था। अमन के लब ज़रा सा फैले, मगर इसे मुस्कुराहट हरगिज़ नहीं कहा जा सकता था। ज़रा सा सर हिलाकर इसने वो तारीफ़ यूँ वसूल की जैसे कि अर्शन ने कहा हो कि अमन तुमने स्कूल का होमवर्क बहुत अच्छा किया। तुम जानते हो अमन, बड़े पापा भी वहाँ विज़िट करके आए थे, अर्शन ने कहा था, मगर अब की बार इसने एक झटके से सर उठाकर हैरत से ज़रूर देखा था। आखिर बाप ठहरा। वो जो वर्ल्ड क्लास हैकर था, इस हॉस्पिटल और इससे मुताल्लिक डिपार्टमेंट्स की पल पल की खबर थी। ये भी पता था कि अर्शन लोग वहाँ विजिट करने आए थे, मगर इसे पाशा इब्राहिम के विजिट की क्यों खबर ना हो सकी? वो शायद इसलिए कि इनके बाप दादा आज भी इससे कदम आगे ही थे शायद। खैर छोड़ो, तुम जाओ, हम चलते हैं। अर्शन बोलकर गाड़ी में बैठने लगा। अमन ने अर्शन की पीठ को बुरी तरह घूरी से नवासा। भाई, इसने दांत पीस कर पुकारा। हाँ। अर्शन अनजान बनता फिर पीछे मुड़ा। अमन जज्ब सा इसे देखे क्या? आप मुझे कोई एड्रेस देने वाले थे? वो जबड़े पींच कर बोल ही क्या? अर्शन महब सा मुस्कुराया था, फिर पैंट की पॉकेट से एक चिट निकाल कर इसे थमाई, जो कि अमन ने अपने हाथ में किसी कीमती मता की तरह थाम कर यूँ मुट्ठी बंद की जैसे वो चिट खुद ही इसके हाथ से निकल कर खो जाएगी। अर्शन बाइक का इशारा करता गाड़ी में बैठा। इनकी गाड़ियां निकलने तक बचाने कैसे सांस रोके जब्त किए खड़ा रहा, मगर इनके निकलते ही इसने तेजी से मकान के अंदाज में वो चिट खोल कर देखी, मगर चिट खोलते इसका दिल एक मिनट पर तो जैसे थम सा गया था। बहुत दम बखुद इस चिट को देखेगा। जज़ार ट्रस्ट हॉस्पिटल, अपार्टमेंट नंबर 5। मतलब वो अरसे से वहाँ थी, इसी के हॉस्पिटल में, इसी के अपार्टमेंट में। और पाशा इब्राहिम जानता था कि पोता पूरी दुनिया छान मारेगा, मगर अपनी हॉस्पिटल की लड़कियों और स्टूडेंट्स की लिस्ट कभी चेक नहीं करेगा। देखा, ऐसी एक हमें ना बात याद आ गई कि सुकून हमारे खुद के अंदर होता है। हम उसे पता नहीं कहाँ तलाश करते हैं, आसमान की वसीअतों में, समुंदर की गहराइयों में, ज़माने भर में तलाश करते हैं उसे। और जब थक हार के हम बैठ जाते हैं तब हमें पता चलता है कि जिस
सुकून की तलाश के लिए हमने अपने पाँव ज़ख्मी किए हैं ना, वो हमारे खुद के अंदर था। और ये कॉपीड है फ्रॉम दी अज़हरा नावल लेकिन ये सच्चा है। खूब, बहुत खूब। मतलब यहाँ पर भी दादा 10 कदम आगे ही निकला। इसने एक लंबी सी सांस खींचकर एक पुरसुकून सांस अपने अंदर उतरती महसूस की और चिट अपनी पैंट की पॉकेट में रखी। मगर कोई ख्याल आते ही वो फिर बेचैन हुआ कि आगे ये सब इतना ही आसान था इसके लिए। इसका ड्राइवर आ चुका था। वो खामोशी से गाड़ी में बैठा और अपना लैपटॉप खोलकर तेज़ी से हॉस्पिटल की स्टूडेंट्स की लिस्ट चेक की। मोज़ा अमन आर्यन पाशा लिस्ट में नाम चमका रहा था। धड़कते दिल के साथ अपने अपार्टमेंट के कैमरे एक्टिव किए, जिन्हें अब से पहले एक्टिव करने का इसे ख्याल तक न आया था। मुट्ठी की पुश्त अपने होंठों पर रखकर वो बरसों बाद स्क्रीन पर अपनी मताहे जान को देखेगा। समी खान हाथों में ढेर सारे शॉपर अपार्टमेंट में दाखिल हुए थे और इनकी आवाज़ सुनकर लाइट फेरोजी से लिबास में अपने कमरे से बाहर निकली थी। नाजुक सा जो दुपट्टा स्कार्फ की सूरत गले में पहने, घने डार्क ब्राउन बालों का ऊंचा सा जूड़ा बनाए वो नाजुक सी गुड़िया लगती थी। सरको सफेद रंगत में सड़तियाँ खुली हुई थी और चॉकलेट ब्राउन आंखों की चमक मान पड़ गई थी। बाबा आप आगे, कितनी मर्तबा कहा है मुझे ऐसे छोड़कर मत जाया करें। वो किसी रोंदू बच्चे की तरह रोने वाला मुंह बनाकर बोली, मगर आकर समी खान के गले से भी झूल गई थी। समी खान मुस्कुराया। जरूरी काम था गुड़िया। समी खान ने शफकत भरे अंदाज में बेटी का माथा चूमा। क्या लाए? वो इन शॉपिंग बैग को हैरत से देखेगी। तुम्हारी बड़ी माँ ने तुम्हारे लिए भेजी हैं ये सब चीज़ें। समी खान कहते सोफे पर बैठ गया। मोजा भाग कर इनके लिए पानी का गिलास लेकर आई। बाबा, बड़े पापा और बड़ी माँ नहीं आए काफ़ी दिनों से। वो शॉपिंग बैग एक एक करके खोलते देखते इनसे पूछ बैठी। वो वाइट पैलेस में है। समी खान ने इत्मीनान से जवाब दिया, मगर ये नाम सुनकर मोजा के चेहरे पर एक साया सा जरूर लहराया था। वो बैग में मौजूद चीज़ें हैरत से देखेगी। नई खूबसूरत जोड़े ज्वेलरी, मेकअप का सामान, नए जूते, ये सब क्या है बाबा? मोजा ने नफीस ज्वेलरी के बॉक्स की जानिब इशारा किया। भला इसने कभी इस्तेमाल की थी ये सब चीज़ें? मुझे क्या पता, लड़कियों की चीज़ें हैं, तुम जानो। समी खान गड़बड़ाया, फिर इसका ध्यान बटाने को यूं ही बोले, बच्चे बाहर तुम्हें बुला रहे थे, जाओ बात सुन लो इनकी, ये सब रंगीली संभालेगी। समी खान ने इससे कहा तो वो सरहलाती वहाँ से उठ गई। समी खान ने इसे बेबसी से देखा। ह्यूमन फोबिया तो इसे अब भी था। लाख ट्रीटमेंट के बावजूद वो बस इस काबिल हुई थी कि इस अपार्टमेंट से बाहर हॉस्पिटल की हदूद के अंदर अपार्टमेंट्स के सामने बने गार्डन तक चली जाती थी। बस अरसा दराज से हॉस्पिटल के ही 3-4 मखसूस बच्चे थे जिनसे वो मनूस हो पाई थी और इनसे खेल लेती थी। 20 साल की होने के बावजूद अभी एफ ए में थी, क्योंकि वो जिस्मानी और दिमागी लिहाज से बहुत कमज़ोर थी। वो ग्राउंड में आई तो बच्चे अपने हाथों में कुछ लिए बैठे थे। क्या कर रहे हो तुम लोग? इसने पूछा। जज़ापी, आपके पास मोबाइल फ़ोन है ना? छोटी सी रिदा ने इससे पूछा। यस है, मगर मेरा नाम जज़ा नहीं मोज़ा है। वो गिड़बड़ाई, मगर वो मासूम गायब दिमाग थी, जैसे ये ख्याल तक ना आया कि इसको यहाँ इस नाम से कोई नहीं पुकारता था, सब मोज़ा ही बुलाते थे। ओके मोज़ापी, प्लीज़ इसकी तस्वीर खींचकर व्हाट्सएप के इस नंबर पर सेंड कर दो, फिर हमें वाइस मिलने का चांस मिलेगा, सॉरी प्राइस। इन सब ने अपनी नन्ही नन्ही मुट्ठियाँ इसके सामने खोली, जिनमें गोल्डन सा गोल जाना पहचाना सब बिस्किट था। ये क्या है? मोज़ा ने पूछा। ये गोल्डन कोकोमो है, रिदा ने इत्मीनान से जवाब दिया, मगर मोज़ा का चेहरा ज़रूर सफ़ेद पड़ गया था। तब निगाह बेंच पर रखे इस पूरे डब्बे पर पड़ी। ये कौन लाया? इसने जल्दी से इनके हाथों पर हाथ मारकर वो गोल्डन बिस्किट नीचे फेंक दिए और वो डब्बा भी किसी अछूत की तरह परे फेंक दिया। बच्चे हैरत से इसे देखेंगे। ये मास्क मैन लेकर आया हमारे लिए। वो बोला कि यहाँ डॉक्टर है, इसने ये हमें दिया। ये पता नहीं कौन सा डॉक्टर लिखा हुआ है, अजीब सा नाम लिखा है। यहाँ का न्यू आई थिंक लिखा है, न्यू डॉक्टर, इसने ये हमें दिया। आपने क्यों फेंका जज़ापी? रिदा ने नाराज़ हुई, मगर मोज़ा ने मुतहश से अपने कदम पीछे लिए थे और फिर तेज़ी से अपार्टमेंट भागी। इन्हें क्या हुआ? रीता ने हैरत से कहा। पता नहीं, फरी ने कंधे झुकाए। 5 दिन हो गए थे वो कान मुंह लपेट कर अपने कमरे में बंद थी। किसी ने इसलिए नहीं छेड़ा कि कहीं शादी के मौका पर इसकी तबीयत ना बिगड़ जाती। अब भी सावरी शाह अपने कमरे में थी जब सारा इसके लिए खाना लिए अंदर दाखिल हुई। सारा के मुँह से चीखें बरामद हुई थी, क्योंकि वह ज़मीन पर ऊँधे मुँह पड़ी थी। सारा के शोर पर हशमत और बुलंद बख्त भी कमरे में चले आए। जाने कब से इसकी तबीयत ख़राब हुई थी और ज़्यादा देर सांस बंद होने से इसके मुँह से खून बह रहा था। इसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया था। बहुत मुश्किल से इसकी जान बची थी। हशमत राव जलते तवे पर बैठ चुका था, तभी अपने आदमियों को मखसूस इशारा किया था। आज 2 दिन के बाद सावरी शाह का फिर सदका उतारा गया था। आज तो इसकी शादी थी, तो फिर आज क्यों ना इसके नाम पर बलि दी जाती। पूरे राव मैंशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। वो जैसे पत्थर की हो चुकी थी, क्योंकि काफ़ी एहतजाज के बावजूद अब की बार हशमत राव ने इसकी एक नहीं सुनी थी। और जैसे सावरी शाह को सजाया गया था, वो सफ़ेद कांच की गुड़िया लग रही थी। हाँ, नर्सर के साथ ही बेसमेंट में था जब इसका फ़ोन रिंग हुआ। यस,
एसपी सर, आज इसी जगह से फिर एक लड़की की लाश मिली है। एसपी रहम ने संजीदगी से कहा। क्या? अहान चिल्लाया। अर्शन चौंका। या सर, बिल्कुल सेम कंडीशन, सेम जगह, मारने का वही दर्दनाक तरीका। ओके, रिपोर्ट तैयार करो, इस केस का भी बहुत जल्द हल निकालूंगा, अहान ने सरसराते लहजे में कहा था। अर्शन ने बगौर इसे देखा। तभी इसके फ़ोन पर कुछ SMS और MMS आए थे। अहान ने फ़ोन खोलकर देखा और तल्खी से मुस्कुराया। देखो ज़रा, दूसरों से ज़िंदगी छीन कर मासूम जानों की लाशों पर वो शैतान अपनी पोती की खुशियों की बुनियाद रख रहा है। मजाक का केस। शादी है आज इसकी पोती की, और इसकी शादी का सदका उतारने के लिए आज फिर एक मासूम की जान गई। अर्शन को भी अफसोस हुआ। तब दोनों अपने अपने कामों में मशगूल हो गए। सुना था कि एग्जीक्यूशनर्स ना किसी के साथ नाइंसाफ़ी करते थे, ना किसी बेगुनाह की जान लेते थे, मगर वो जूनियर ग्रीन मॉन्स्टर था, अहान माहिर खान। अंडरवर्ल्ड की दुनिया के लिए इससे ज़्यादा बेरहम, शफाक, कोल्ड ब्लडेड कोई नहीं था, जिसने जलादों के तमाम असूल तोड़े थे, अपने असूल खुद बनाए थे, अपना रास्ता खुद बनाया था। इसका काम करने का अपना अंदाज, अपना तरीका था, और वो ऐसा तब से हुआ था जब से इसके हाथों एक बेगुनाह नाजुक सी जान गई थी। रातों के अंधेरों का मुसाफिर बना भटकता फिरता था। आज भी रात के 11 बजे वो मखसूस ब्राउन हुडी पहने, मुंह पर रुमाल बांधे, अपनी गन फुली लोडेड करता व्हाइट पैलेस के बेसमेंट से बाहर निकला था। ओके गाइस, हमें ना किसी ने कहा था कि हमें ना जस्ट पढ़ने का शौक है, नॉवल पढ़ने का। हम आपके चैनल पे ना नॉवल पढ़ना चाहते हैं, हमें शौक है। तो अगर किसी को शौक है तो हमसे ईमेल पर रब्ता कर ले। ईमेल हम आपको कमेंट में दे देंगे, ठीक है? इधर नहीं है तो हम आपको कमेंट में दे देंगे, तो आप वहाँ पे रब्ता कर लीजिएगा अगर किसी को शौक है तो। चलें आगे बढ़ते हैं। गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और जन से गाड़ी भगाई। रुमाल नीचे करके लबों में सिगरेट दबाकर सुलगाया। फ़ोन रिंग हुआ तो एयरपोर्ट कान से लगाकर फ़ोन यस किया। वो ग्रीन मॉन्स्टर जो एक बेगुनाह का खून करने के बाद रातों को आज तक कभी चैन से सो नहीं पाया, आज फिर वो बड़ी बेरहमी और सफाकी से एक बेकसूर, मासूम और बेगुनाह लड़की की जान लेने चला है। मजाक का केस। एयरपोर्ट में से अर्शन की आवाज़ गूंजी। अहान माहिर खान की इधर गलत लिखा है या सही लिखा है, जो भी है। सबका इनमा आंखों में तो पहले ही वहशत, दरिंदगी और सफाकियत थी। वो सब कुछ याद करने के बाद आंखों में खून भी उतरा था। अब जब वो बोला नहीं, धाड़ा था। हर साल इस मासूम, बेगुनाह, बेकसूर लड़की को जिंदा रखने के लिए कई मासूम लड़कियों को मौत की नींद सोना पड़ता है। बताओ अर्शन, वो लड़कियां जिस अमीरजादी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं, इनके बारे में क्या कहोगे? इनको किस बात की सज़ा मिलती है? इनका क्या गुनाह होता है? तो आज ये जल्लाद इस फसाद की जड़ को ही ख़त्म करने जा रहा है। ना बचेगी वो नवाबजादी और ना होगा इसकी वजह से ये खून खराबा। आज इसके बाप दादा के जुल्म की इस दास्तान का दी एंड होने वाला है। आज इस खबीस शैतान की अपनी लाडली को बचाने की सब शैतानी तदबीरें धरी की धरी रह जाएंगी। अहान ने बोलकर एयरपोर्ट लिखा है, खैर ये नहीं है। डैशबोर्ड पर फेंका था, अपना रुमाल दुरुस्त किया। जल्द ही मंजर पर भी पहुंच गया। शहर का सबसे मशहूर और बड़ा मैरिज हॉल था, और सिक्योरिटी इतनी टाइट जैसे किसी चीफ मिनिस्टर की शादी हो। मगर वो जलाद था जो तमाम सिक्योरिटी को ठेंगा दिखाकर अब स्टेज के दाएं तरफ खड़ा था। बकौल इस ग्रीन मॉन्स्टर के वो फसाद की जड़ इस हाफ वाइट सुरख नंगीने जड़े अरूसी लिबास में स्टेज पर अपने दूल्हे के सामने खड़ी थी। यार ये बात हमारा दिमाग ठिकाने पर है। एक मरतबा चेक कर लो बजा के। होंठों तक जालीदार निकाब था। शादी की रस्में शुरू होने वाली थी और अभी निकाब ही होना था। अहान ठीक ब्राइडल के पीछे खड़ा था। अगर इसका रुख खान की जानिब होता तो वो सबसे पहले इसकी शहरग उड़ाता। इसने पैंट से गन निकाली। कुछ सिक्योरिटी गार्ड जिसके हाथ में गन देखकर इसकी जानिब लपके। अहान ने अपनी गन का रुख ब्राइडल की जानिब किया और बड़े सुकून से 2 फायर इसकी कमर में दागे थे। वो एक दिलखराश चीख के बाद ऊंधे मुंह स्टेज पर गिरी थी। अब एक एक करके गार्ड्स की शहरगों की धज्जियां उड़ा रही थी। वो जलाद था जो सब इंतजाम पहले ही करके यहाँ घुसा था। हाल में अचानक आग भड़क उठी थी। भगदड़ मच चुकी थी। हजारों की तादाद में लोग इधर उधर भागते, एक दूसरे को कुचलते अपनी जान बचाने के चक्कर में थे। सिक्योरिटी गार्ड्स को रास्ते से हटाने के बाद वो ग्रीन मॉन्स्टर बड़े इत्मीनान से दोबारा गन लोड करते स्टेज पर आया था। अगर तो वो जिंदा थी तो यकीनन एक फाइट से वो इसकी शायरग ही उड़ाने वाला था। स्टेज पर इसके करीब खड़े बहान ने अपने बूट की नोक इसके पेट पर रखकर एक झटके से सीधा किया और इसका चेहरा देख अहान के सर पर 7 आसमान गिरे थे। अब पछताने का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी नहीं, अभी चुग रही है, अभी उठा के ले जाओ, बच जाएगी शायद।
एक सेकंड लगा था, वो अपने घुटनों के बल ज़मीन पर गिरा था और इस नाज़ुक सी जान को कमर से थामकर अपने बाजू पर गिराया। सावरी, आहान ने दीवाना वार इसे पुकारा और उसका चेहरा थपथपाया। ऐसे कैसे मुमकिन था कि वो लड़की जो इससे आज से कई वर्ष पहले इसके हाथों से गलती से मारी गई थी, वो खुशकिस्मती से जिंदा हो? तो क्या आहान ने फिर से इससे इसकी ज़िंदगी छीन ली थी, या इसकी मौत इस ग्रीन मॉन्स्टर के हाथों लिखी गई थी? सावरी, आहान की धाड़ पूरे हाल में गूंजी। हाल में हर तरफ धुआं ही धुआं था। इस पगडंड में एक हशमत राव था जो स्टेज तक पहुंचा था और सब्ज आंखों वाले मखसूस दुश्मन को पहचान कर इसके बाजू में सावरी को देख इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। ए छोड़ो मेरी बच्ची को, हशमत राव चिल्लाया था। तब आहान ने नरमी से सावरी का सर मखमली कारपेट पर रखा। हशमत राव बामुश्किल आहान के सर तक पहुंचा था। आहान ने खड़े होकर हशमत राव का गिरबान पकड़ा था। इन खून रंग में रंगी आंखों को देखकर हशमत राव की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी थी। ले जा रहा हूँ तुम्हारी बच्ची को, सांस अभी बाकी है, बचा भी लूंगा, लेकिन आइंदा अगर किसी मासूम जान की बलि देने का सोचा भी तो तुम्हारी पोती के इतने ही टुकड़े करके तुम्हें भेजूंगा जितनी तुम आज तक बलियां दे चुके हो, पागल बुड्ढे। ये बोलकर हानि से पीछे धक्का दिया और अपनी पूरी ताकत से इसके सीने पर भारी बूट चढ़ा था। हशमत राव सूखी लकड़ी की तरह उछलकर स्टेज से दूर जाकर गिरा था। धुएं के मरगोले उठ रहे थे। हशमत राव जमीन पर पड़ा करा रहा था। तब शमशान खेल, इसके आदमी और गार्ड वहां पहुंचे और पूरे हाल में फैल चुके थे। पूरे हाल को घेर लो और बच के नहीं जाना चाहिए। वो आया तो जिंदा है, मगर इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। खान शमशान खेल चिल्ला रहा था। इसकी इतनी मजाल कि वो इनकी इतनी सिक्योरिटी और भरे हाल में आकर यूं इनके सीनों पर चढ़ आए। आग बुझी, धुओं के मरगुले छटे तो पता चला वो जैसे आया था वैसे इनको ठेंगा दिखाकर वहां से जा चुका है। बस यही एक तकनीक हमें पता चल जाए, जैसे आया वैसे चला गया, हम भी ऐसे ही आएंगे वैसे चले जाएंगे ना। पता नहीं कौन सी वो जादुई अलमारी है जिसमें सवार होके आते हैं, कौन सी खिड़की, कौन सा दरवाजा है, कौन सी जमीनी कोई सुरंग है, क्या है। ना सिर्फ खुद चला गया बल्कि इन सब की दुखती रग को दबाते इनकी कमजोरी भी साथ रह गया था। गार्ड हर सू फैल गए। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, मीडिया, हर कोई वहां पहुंच चुका था। मगर हशमत राव जानता था खान शमशान खेल के गार्ड्स अंधेरे में टामक टोइयां मारते फिर रहे हैं। सांप निकल गया और अब सिर्फ लकीर पीट रहे हैं। समी खान इसके सराहने बैठा इसके बाल चला रहा था। रात के 11 बज चुके थे। वो कुछ देर में ही गहरी नींद सो गई थी। तब वो उठकर इसका कमरा लॉक करता बाहर आ गया। अपना फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया जो कि दूसरी बार पर रिसीव कर लिया गया। यस समी बाबा, अमन नारायण पाशा की कीदत में डूबी आवाज़ सुनाई दी। अमन बाबा अपार्टमेंट में आ जाओ, वो सो गई है, समी खान ने धीमे से कहा। जी, इस अमन ने कहा और फ़ोन रखा। हॉस्पिटल से एक तो और काम निपटा कर वो अपार्टमेंट के लिए निकला। हॉस्पिटल के बड़े और तवील हाल से निकलते हर निगाह इस हॉस्पिटल के यंग से मालिक पर टिकी हुई थी। अपनी साथी कोलीग से बात करते हुए उनकी जानिब नहीं देखता था। हमेशा अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते बात किया करता था। अब भी वो सामने देखते बाहर निकला था। अपार्टमेंट दाखिल हुआ तो सामने समी खान इसी का इंतजार कर रहे थे। वो अपनी जगह पर साकित हो गया था। समी खान ने ही आगे बढ़कर इसे लंबे चौड़े जवान साला मर्द को गले से लगाया। कैसे हो अमन बाबा? समी खान ने इसे बगौर देखा। ठीक हूँ, आप सुनाए? वो इनसे निगाहें नहीं मिला रहा था। अपने फ़ोन में जाने क्या तलाशने लग पड़ा। मैं भी बिल्कुल ठीक। आप खाना खाओगे? समी खान ने पूछा। जी नहीं समी बाबा, मैंने कैंटीन से हल्का फुल्का खा लिया था। आप तकल्लुफ़ मत कीजिए, आराम करें, मैं भी आराम करूँगा। अब इसकी हसरत भरी निगाहें एक दरवाजे पर टिकी हुई थी। समी खान इसे देखे क्या? अमन ने समी बाबा को अपनी जानिब मुतवज्जा जानिब देखते पाया तो निगाहें चुरा कर अपने कमरे में बंद हो गया। समी खान ने सर्द सी सांस अपने अंदर खींची। तकरीबन आधी रात का वक्त था। समी खान बेचैन सा था, नींद भी नहीं आ रही थी। तब वो बाहर लाउंज से मुलहका ओपन किचन में आया। अमन के कमरे की लाइट जलती देख वो हैरान हुआ था। अब समी खान जो अपने लिए सब्ज चाय बनाने आया था, एक मग अमन का भी बना डाला। छोटी ट्रे में दोनों कप रखे और अमन के कमरे तक आया। दरवाजे को पुश किया तो वो खुलता चला गया। दरवाज़ा इसलिए खुला था कि अमन कुछ देर पहले ही किचन से अपने लिए पानी लेकर आया था। अंदर दाखिल हुआ तो हैरत से एक रूप रोर मंजर देखा। वो शायद तहज्जुद अदा कर चुका था और अब जानमाज पर बैठकर सूरह यूसुफ की तिलावत कर रहा था। धीमी सी आवाज़ बहुत खूबसूरत और मशहूर कुन थी। आहट पर अमन ने मुड़कर पीछे देखा था। समी खान ने इसके कुशादा पेशानी पर वो गहरा मेहराब देखा और रूह तक सरशार हुआ। अमन गड़बड़ाया था। धीमे से जायनमाज से उठा और सर से टोपी उतार कर दोनों चीज़ें अपनी अलमारी में रखी। मैं जाग रहा था, तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन देखी तो सोचा जाग रहे हो गए। मैं अपने लिए कहवा बना रहा था तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना लो। समी खान ने कहते ट्रे टेबल पर रखिया। ये बैठिए, आपने तकल्लुफ़ किया, मुझे बोल दिया होता मिलकर बनाते। अमन ने सादगी से कहा। समी खान सोफे पर बैठ गया। अभी अभी तुम ज़बानी तिलावत कर रहे थे अमन बाबा, तुम हाफ़िज़ कुरान हो? समी खान की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जी बाबा, वो सर झुका कर बोला और कहवे का अपना कप थाम लिया। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी इस चीज़ की। मैं भी अपने लिए कॉफ़ी बनाने ही वाला था। अमन ने बात बराए बात की। दोनों चुपचाप अपनी अपनी ग्रीन टी पी रहे थे। आखिर समी खान ही बात का आगाज़ किया। सुबह
आप लोग कोयटा के लिए निकलोगे? जी। कौन कौन जा रहा है? मैं, अर्शा, नहान भाई और खिजर। फलजा आपी की किसी दोस्त का मसला हो गया, वो इनके पास जाएगी और अलीज़ा आपी को हॉस्पिटल में कुछ काम है। अमन ने तफसील बताई। फिर वापस आकर समी खान जाने क्या पूछना चाहता था, मगर वो ये ज़रूर चाहता था कि रुखसती की बात पहले अमन करे, और ये कहना ही तो अमन के लिए अज़ियतनाक अमर था। बाबा आखिर हिम्मत करके ही पुकार ही लिया। जी बोलो अमन बाबा, वापसी पर मैं रुखसती चाहता हूँ। आहिस्तगी से ये कहते अमन का दिल कानों में बजा था। तुम्हारी ही मानत है बेटा, जब चाहो ले लो, समी खान ने इत्मीनान से कहा। तो अमन ने सुकून से इस बात में सर हिला दिया और फिर काफ़ी देर बैठे इधर उधर की हल्की फुल्की गुफ्तगू करते रहे। अलीज़ा अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। अभी अभी फलसा बता कर गई थी कि खिजर पहुंचने ही वाला है, फिर इन लोगों ने और पिंकी लोगों ने कोयटा के लिए निकलना है। अलीज़ा के तो पहले ही कदमों के नीचे से ज़मीन सिरकी हुई थी। ये तो सोचा ही नहीं था कि पूरे 5 साल बाद फिर से ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। क्या तभी फ़ोन पर मैसेज रिंग हुआ। इसने डरते डरते मैसेज खोल कर देखा। इस लेडी एक्सिक्यूशनर को दुनिया की कोई चीज़ नहीं डराती थी, मगर इस पागल आदमी का पागलपन इसके लिए नाइटमेयर बन चुका था, जो हर रोज़ इसे मुख्तलिफ नंबर से मैसेज करके पल पल याद दिलाता था कि वह सिर्फ इसकी है। वो काफ़ी नंबर ब्लॉक कर चुकी थी, मगर वो हर मरतबा इसे नए सिरे से हैरान कर जाता था। मैसेज ओपन किया, 7 आसमान सर पर गिरे। इसके सबसे बड़े डर की तस्दीक भी होगी। चमकते वॉलपेपर पे जो मैसेज जगमगा रहा था वो अलीज़ा के होश उठाने को काफ़ी था। मिले तो बांध कर रखेंगे इसको, अरादा बांध कर बैठे हुए हैं। जूनियर जेके लौट रहा है तुमसे तुम्हीं को चुराने। इसे अभी और इसी वक्त वाइट पैलेस से निकलना था ताकि वो हॉस्पिटल जा सकती थी। वो भागकर अंदर गई और अपना ज़रूरी सामान समेटा, किसी को बताए बगैर बैग कंधे में डाला और पोर्च से अपनी गाड़ी लेकर निकली थी। कई शख्स की इतनी दहशत थी कि अलीज़ा के हाथ पैर फुला दिए। रास्ते में बहुत अचानक इसकी गाड़ी ख़राब हुई थी। इसने बेबसी से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। फिर जाने ऐसा क्या हुआ कि इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जिस गाड़ी में वो बैठी थी इसे कोई और ही कंट्रोल किए हुए था। वो खिजर था जो अपनी ही बाइक से उतरकर गाड़ी तक आया था। इसे ड्राइविंग सीट से दूसरी सीट पर शिफ्ट किया। एक गहरी निगाह से देखते गाड़ी ड्राइव की थी। आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो इस घर में थे जो कबीर ने अलग से इनके लिए यहाँ खुफिया तौर पर खरीदा था। वो लोग इसे भी इब्राहिम हाउस ही पुकारते थे। गाड़ी पोर्च में खड़ी की और बाहर निकलकर इसे अपने बाजू में उठाकर अंदर ले आया। अंदर लाकर फूलों से सजी मसेरी के बीचों बीच इसे लुटा दिया और शरारतन एक तार से इसके हाथ पैर बांध दिए। खुद गाड़ी से अपना मोबाइल फ़ोन लेने और बाहर निकला, जो अलीज़ा को उठाते गलती से इसकी पॉकेट से गिर गया था। अलीज़ा को होश आया तो शिद्दत से ख्वाहिश हुई कि काश वो हमेशा के लिए अपने होश गंवा दे, क्योंकि वादे के मुताबिक इस जलात ने सीधा इसे अपनी सेज पर ही बिठाया था। वो इब्राहिम हाउस का कमरा था जिसे अलीज़ा अच्छे से पहचान गई थी। सुर्ख गुलाब और मोतियों के फूलों से बनी गई मसहरी के बीचों बीच बिठाया गया था। दोनों पैर बांधे हुए थे और हाथ भी। इसने 12 दांतों से वो प्लास्टिक की रस्सी खोलने की कोशिश की, मगर नाकाम हुई। अलीज़ा का दिल उछलकर हलक में आया था कि भारी बूटों की धमक कमरे की जानिब आती सुनाई दे रही थी। अलीज़ा सख्त मुज़ाहमत करती दम साध गई थी जब वो डोर खोलकर अंदर आया। जो गया था और एक टीनेज लड़का था, मगर अब जो अलीज़ा के सामने खड़ा था वो एक भरपूर जवान साला मर्दाना वजाहत का शाहकार, खूबरू, ऊंचा, लंबा, ताकतवर मर्द था। डार्क ग्रे टू पीस में वो खूबरू चला द पैंट की पॉकेट में हाथ डाले कुछ चबाता बेड के करीब आ रहा था। कहाँ जाने की तैयारी थी मिसिस खिजर जबरान कबीर? जबकि आज वो वादा तोड़ने की जुर्रत इस दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती थी। आप भी नहीं। इसने मीठा सा तंज किया। अलीज़ा के तलवों पर लगी थी और सर पर बुझी थी। खिजर, मुझे छूने की जुर्रत भी मत करना, नहीं तो मैं जान ले लूँगी तुम्हारी। बंधे हुए हाथ पैर चलाती वो घुराई थी। खिजर गहरा मुस्कुराया, फिर बहुत अचानक इसके मुंह पर टेप लगाई थी। इसके बंधे हुए बाजू का हार अपने गले में पहनाया और कमर से थाम कर शिद्दत से इसे खुद से लगाया। उफ, बोलती बहुत हैं आप और काफ़ी आगे का सोच लेती हैं मिसिस। मैंने तो सेज पर पहुंचाने की बात की थी, इससे आगे तो कुछ कहा भी नहीं था। ये आप खुद से ही क्या क्या अखज़ करके बैठी हैं। आपको नहीं पता बंदा खासा शरीफ है, मतलब आप चाहती हैं कि मैं आपको छू लूँ? वो मुस्कुराते इसके नाक से अपनी नाक रब करते मायनी खेसे से हंसपे ममूल इससे सरता पैर सुलगा गया था, मगर इसकी सांसों की दारचीनी महक मिली गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करके इसके माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे जगमगाए थे। वो इससे दूर भागना चाहती थी, क्योंकि इस वक्त इस कुर्बत इतनी जानलेवा थी कि वह बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी। लीज़े मच रही। खिजर ने इसके टेप लगे लोबों पर हल्के से अपने लब रखे और पीछे हटकर दिलचस्पी से इसका लाल टमाटर और गुस्सेला चेहरा देखा। लीज़े से बुरी तरह घुरे गई। ऐसे मौके पर आंखें बंद करते हैं मिसिस, मैनर्स सीख लें, काम आएंगे। वो इसे
वो जो इसे सर तपा सुलगा कर गया था, आज फिर तपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो बुरी तरह मचल रही थी। वल्लाह संभाल लीजिए मुझे, नहीं तो हम भाग चलें। वो साफ इसे चिढ़ा रहा था। हल्के से इसके होंठों से टेप खींची। खिजर, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। वो इसके कान के करीब चलाई। इसीलिए मैं डैड से बोल रहा था कि डेंटिस्ट बन जाता हूँ, क्योंकि आपके साथ रहकर तो हमेशा मुझे अपने दांत टूटने का खदशा लाहिक रहेगा। इसने बुरा सा मुंह बनाया और एक झटके से इसे अपने करीब किया। छोड़ो मुझे। वो भूखी शेरनी बनी चलाई। राइट, छोड़ना ही पड़ेगा। कोयटा जाना है ना। एक तो ये अर्शन और हान भाई क्या दूँ कहीं के, आते साथ ही अपने साथ घसीट के। क्या हो जाता जो बच्चे को एक दिन अपनी बेगम के साथ स्पेंड करने को दे देते। वह सख्त झुलाया हुआ था। शराफत से ज़रा सा फासला बनाकर इसके हाथ पैर खोल दिए। वो तेज़ी से बेड से उतरने लगी जब वो अचानक इसकी कलाई खिजर के हाथ की शिद्दत भरी गिरफ्त में आई थी। आता हूँ वापस, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वह शरारत भरे लहजे में बोला था। मत आना, वहीं रह जाना, मेरी तरफ से जाओ भाड़ में। वह दरिश्तगी से बोलती अपनी कलाई चढ़ा के। खिजर के चेहरे पर एक साया सा लहराया था। दिल में कुछ क्षण से टूटा, मगर होंठों पर वही दिलफरेब मुस्कान सजाए रखी जिसकी खास शख्सियत का खासा थी और सबसे मुनफरिद बनाती थी। क्या आपको वाकई मेरे लौटने ना लौटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? वह इसकी पुश्त अपने सीने से लगाता सरगोशी नुमा भोजल आवाज में बोला था। अलीज़ा ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा था। लो, मैं अब भी क्या पूछ रहा हूँ, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? मैं वापस ना आया तो मेरे अलावा सारी जिंदगी ही आपकी सड़ी काली जैसी काली तोरी जैसी शक्ल कौन बर्दाश्त करेगा? फल्ला, इसने शोशा ही छोड़ा है। वो दांतों तले लब दबाकर बोला था। लीज़ा जो समझ रही थी कि वो फिर कोई बेबाक बात करेगा, इसकी बात पर पूरी आंखें खुल गई। खिजर कहका लगाकर बाहर भागा था। लीज़ा ने दांत पीसे और तेजी से टेबल पर पेपर वेट उठाकर इसकी कमर का निशाना लिया, जो बदकिस्मती से लग भी गया। अलीज़ा की आंखें बाहर को उबल पड़ी। वो ठिठक कर अपनी कीमती चीज़ सहलाता रुक कर वापस मुड़ा और ज़मीन से पेपर वेट उठाया। मैं इसका सेम बदला लूँगा। अलीज़ा ने धार से दरवाज़ा बंद किया था। दरवाजे से टेक लगाकर गहरे गहरे सांस भरने लगी, जो धोखने की तरह चल रहा था। शर्मिंदगी के मारे पूरा जिस्म सुरख पड़ चुका था। बाहर इसके कहके दूर जाते सुनाई दे रहे थे और लीज़ा का दिल क्या वो जाकर कहीं छुप जाए। कोयटा के गैर गुंजानाबाद में बाज़ार गत्ते की फैक्ट्री में वो इस वक्त एक कमरे में मौजूद है। अहान, अर्शन, अमन और खिजर एक नक्शे को बगौर देखकर इस पर तबसरा कर रहे थे, जो कि आज यहाँ पहुँचने पर इन्हें मुहैया किया गया था। वो हर तरह हर बारीक चीज़ का मायना कर रहे थे। तभी हान इनसे मुखातिब हुआ था। इनका वही कोई ख्वाजा सहरों का मेला वेला है, जहाँ पर महारानी के अंडर काम करने वाली ख्वाजा सहरा नई नई अपने प्रोफेशन में कदम रखेंगी तो सबसे पहले पीर साहब इसके रक्स के दर्शन करेंगे। आहान का लहजा तंजिया था। मतलब कल के दिन दूर दराज इलाकों से ख्वाजा सहरा आएंगे इस फंक्शन में शामिल होने और नूर पाक बीबी से दुआ भी लेंगे। आहान का लहजा मायने खेज था। फिर तो हमारा काम आसान हो सकता है। मतलब कि पिंकी दादा लोग वहाँ जाएंगे। एक तो लाइव कैमरा से हम अंदर की लोकेशन की एक एक बारीक चीज़ भी समझ आ जाएगी और ये लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ हमारे दिए गए एडवाइसेस भी लगा दें। मैं इनकी ज्वेलरी में ऐसे ये एडवाइसेस फिट करूँगा कि इनके बाप को भी पता नहीं लगने वाला कि ये टेक्नोलॉजी डिवाइसेस हैं ये ज्वेलरी। अमन ने एक बॉक्स खोलते इनमें से कुछ डिवाइसेस निकाले थे। पिंकी दादू लोगों के साथ मैं भी जाऊँगा, अर्शद ने बेचैनी से कहा। बरसों का इंतज़ार था। वो पिंकी, रंगेली और मुन्नी और इनकी शागिर्दें भी इसके शोशे पर चौंकी थी। क्या मतलब तुम जाओगे? ए मियाँ, पागल हो गई हो? इस तेरी पीड़नी के हुजरे की तरफ तो वो लोग नर परिंदा नहीं जाने देते, तुम कहाँ से चले जाओगे? मुन्नी ने चमक कर कहा था। मैं आप लोगों के ही गेटअप में वहाँ जाना चाहता हूँ। इत्थे रख। आहा वाह सच्चा इश्क, इसने इत्मीनान भरी आवाज़ में कहा था और इन सब की आंखें हैरत से फैल गईं। मतलब जिस जलाद ने अपने जिन हाथों से सैकड़ों लोगों की होंठ सी डाले थे, वो अब इन्हीं हाथों से क्या कुछ करेगा? वाह, इधर लिख भी दी है कुछ है पंजाबी गज़ल। ओके 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 ओके, बढ़ती जा रही है ये तो। अगले दिन वो लोग वक्त रहते वहाँ पहुँच चुके थे। उन्होंने ये छुपाने की बिल्कुल ज़रूरत महसूस नहीं की थी कि वो कहाँ से आए हैं। बेहतर बताया था कि सिंध से आए हैं, नूर पाक बीबी से दुआ लेनी है। इनमें से एक एक की अंदर बाहर से चेकिंग की गई। चेकिंग करने वाले वहाँ के ख्वाजा सरा ही थे। ये इसने अपना चेहरा घूंघट में क्यों छुपाया हुआ है? वहाँ की पहरेदार ख्वाजा सरा ने मशकूक निगाहों से इस सुरख सब्ज और पीले रंग के लहंगे में मौजूद इस वजूद को देखा। अरे क्यों फिक्र करती है महारानी जी? दरअसल इस मस्कीन का चेहरा एक हादसे में जल गया था। लोग देखकर मुंह बिगाड़ते हैं, इसीलिए ढांप रखा है। पिंकी ने इत्मीनान से कहा। दिखाओ, मुझे देखना है इसका चेहरा, पहरेदार ने कहा। पिंकी ने इत्मीनान से घूंघट पलट दिया। ढको इसे, ढको। पहरेदार का जी मिटला गया। अमन ने फेक स्किन का ऐसा भयानक मेकअप किया था अर्शन की दाएं गाल पर कि इसे के आते आते बची। देख लिया? अरे मैं ना कहती थी आपका ही भला था इसी में। वो लोग इत्मीनान से दरगाह के जनान खाने वाली हदूद में दाखिल हो गए थे। फंक्शन काफ़ी सनसनीखेज था। पैरों
पीरों से। दुआ लेने के ढकोसले के पीछे क्या क्या ढोंग रचाया गया था वो लोग देखकर हैरान रह गए। पैसों की बरसात के साथ नई नोखीस पोर पर सजी ख्वाजा सहरा को कहाँ कहाँ हाथ लगाया जा रहा था, ये देख वो लोग कानों को हाथ लगाने लगे। काफ़ी देर वो तमाशा चलता रहा और वो लोग सब्र का घूंट पीकर इसे देखने के लिए मजबूर थे। मौजूदा हुकूमत में इस तरह के फंक्शन अलाउ नहीं थे, मगर पुलिस आई और इनकी आंखों के सामने उल्टा पीर जी से माफ़ी मांग कर वापस चली गई। फिर बहुत मुश्किल से इनकी नूर पाक बीबी से दुआ लेने की बारी आई थी। एक नूर का हाला था जैसे चांद की ठंडी चांदी। वो पैरों तक सफ़ेद फ्राक पहने, सफ़ेद दुपट्टे से हिजाब बनाए, बड़ी सी सफ़ेद चादर से खुद को ढांपे हुए इस तख्त पर बैठी थी। सफ़ेद तिल्ले वाले गुस्से में दूध या पैर चांदी की तरह दमक रहे थे। नूरानी चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट थी और सब आंखों की ठंडी नूरानी रोशनी इर्द गिर्द जैसे बिछी पड़ी थी। एक खादमा इसके पास आकर झुकी थी और अकीदत से इसकी चादर चूमी। नूर पाक बीबी सिंध से अर्स मुबारक में शामिल होने कुछ ख्वाजा सहरा आए हैं और आज आपसे दुआ लेना चाहते हैं। इनकी मेहमान नवाजी और खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप लोग ठहर आएँ, हम पहले इन्हीं से मिलना चाहेंगे। एक खूबसूरत मीठी बारीक धीमी सी आवाज़ ने इर्द गिर्द पूरे माहौल पर एक नूर सा तारी किया। चले राशिदा माई, हम साथ आएंगे। नूर पाक बीबी अपनी जगह से उठी थी। इनके सामने बैठी तमाम खवातीन उठकर खड़ी हुई थी। वो दरबार का बहुत बड़ा हाथा था। इसी हाथे के दरमियान बरगद का वो बड़ा दरख्त जिसकी छाँव में वो सब ख्वाजा सहरा बैठे थे। मुन्नी मुनीब ने इधर उधर देखा। वह एक मानी खेस निगाह पास लंबा सा घूंघट ओढ़े बैठे इस वजूद पर डाली जो सुर्ख येलो कंट्रास्ट के लहंगे में बेचैन सा था। अगर किसी को पता चल जाए मियाँ कि तुम इस पीनी के चक्कर में क्या क्या करते फिर रहे हो तो समझ लेना जलादों की लुटिया डूब गई। अरशन महावीर और कमोन पिंकी दादो, इससे कहीं अपना मुंह और मुझे छेड़ना बंद करे। पहले ही ये कपड़े मुझे काटने को दौड़ रहे हैं। खालिस मर्दाना झुंझलाहट भरी आवाज़ सब इस घूंघट में से बरामद हुई तो पिंकी ने मुन्नी को बुरी तरह घूरा। वो दांतों तले लब दबा गई और लबों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। नूर पाक बीबी बरामदे में से चलती इनकी जानिब धीमे सुरों में बढ़ रही थी। इसकी खादमाएं इनके साथ साथ और पीछे चल रही थी। एक नूर का हाला था जो हाथा की जानिब बढ़ रहा था। यहाँ जहाँ वो बैठे थे इस पाक जगह किसी मर्द का भड़कना नामुमकिनात में से एक था, मगर कोई क्या जाने कि इश्क पाँव में घुंघरू पहने दुनिया की तमाम हदें दीवारें फलांग कर दरगाह के साथे में मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम। नूर पाक बीबी ने सलाम किया। सब ख्वाजा सहरा इसकी चादर को बारी बारी चूमने लगे। वो सबको अपने हाथों से नजरों न्याज देने लगी। पिंकी और मुन्नी ने फरते जज्बात में इसके सर पर हाथ रखा। घूंघट ओढ़े वो एक वजूद पत्थर का बना खड़ा घूंघट में से मबहूत सा इसे देखे क्या। वो आहिस्ता से चलती इस घूंघट में से छुपे वजूद के करीब आई थी। एक खुशबू का रेला अर्शन की नस नस में समाया। नूर पाक बीबी ने न्याज की थैली आगे बढ़ाई। वो इसे सुर्खो पीले लेंगे और सबस लंबे घूंघट में अपनी जगह चम चुका था। इसने हाथ आगे नहीं बढ़ाया तो नूर पाक बीबी ने हैरत से घूंघट की जानिब देखा। इसकी झुकी हरी निगाहें उठी और अर्शन की जान निकाल कर ले गई। आज सामने खड़े वजूद के इश्क ने इसके पैरों में घुंघरू भी बंधवाए थे और इसे सोहे सुरख और सावे सबस चोले भी पहनवाए थे। मुन्नी जोर से खंकारी और इसकी जगह जल्दी से न्याज की थैली थाम ली। अर्शन की दिया मुस्कुरा कर पलटने लगी जब इतनी ही तेजी से अर्शन ने इसका हाथ थामा था। नूर पाक बीबी हैरान सी मुड़ी। वो अपने घुटनों पर झुका था। क्या बात है माई, क्या चाहिए आपको? नूर पाक बीबी ने नरमी से अपना दायां हाथ इस घूंघट वाली माई के सर पर रखा। एक कीमती चीज़ खो गई है, इसे पाना है मुझे, दुआ दे दें बीबी। घूंघट में से भारी मर्दाना आवाज़ आई थी और उसका हाथ एक सुलगते लिमस की गिरफ्त में आया था। नूर पाक बीबी ने बेख्तियार अपना हाथ इसकी गिरफ्त से झटके से खींचा था। बहुत अजीब सा एहसास था ये कि नूर पाक बीबी ने घबराहट में अपना माथा मसला था। मिल जाएगी आपको आपकी चीज़ इंशाल्लाह, हम खास दुआ करेंगे आपके लिए। वो कहती अपना हाथ रब करती वहाँ से सफ़ेद चांदनी बनी जा चुकी थी। अर्शन अजियत की इंतहा से एक मिनट पर फिर घूंघट के पीछे से इसे खुद से दूर जाता देख रहा था। सो गाइस यहाँ पे पार्ट 3 को एंड करते हैं। तो फाइनली अर्शन को दिया मिलेगी। अब यहाँ से कैसे निकलते हैं ये भी देखते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। और द टॉक्सिक बीस्ट हम लास्ट में रीड कर देंगे। और इसके साथ ही हमने कुछ कहा था आप लोगों से कि अगर किसी को शौक है नावल पढ़ने का तो लास्ट में रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।